चलिए तो शुरुआत करते हैं, फिर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है। रेखा की बात करें तो रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है, जो दोनों दिशाओं में अनंत डायरेक्शन तक चलती है। याद करके नहीं आई है मतलब? हाँ, अब देख कैसे मुस्कान आया तेरे चेहरे में। हाँ, वक्र रेखा, जैसे पढ़ाना चालू किया उसके मन में मुस्कान आ गया। क्यों? क्योंकि पूछे नहीं सार करके। आ जाओ, वक्र रेखा क्या होता है? कर्व लाइन, राइट, जो क्या करते जाएगा? डायरेक्शन बदलते जाएगा। रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका कोई एक निश्चित लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं जिसका कोई एक निश्चित क्या होता है? लेंथ होता है, मतलब जिसमें एंडिंग पॉइंट होते हैं। दो एंडिंग पॉइंट होंगे, एक इधर एक इधर, ठीक है। आगे बात करते हैं तो समरेख बिंदु, कौन सा बिंदु? कोलिनियर पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपके शब्द से ध्यान रखिएगा, सवाल में बीच बीच में समरेख बिंदु है बोलेगा तो ध्यान रखना है। तीन या तीन से अधिक बिंदुओं एक रेखा पर अगर मौजूद होती है तो वो तीनों बिंदुएं या तीन से अधिक बिंदुएं क्या कहलाती हैं? कोलिनियर कहलाएंगी, संरेख पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। लंबवत रेखा, रेखा के प्रकार में हमने क्या समझा था? लंबवत रेखा। और लंबवत रेखा किसे कहते हैं? वो रेखा जो दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो 90 डिग्री या समकोण का एंगल बनाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास संगामी रेखा है। संगामी रेखा मतलब एक पॉइंट से बहुत सारे क्या होते हैं? लाइंस गुजरते हैं, तो उन सभी लाइंस जो है वो क्या कहलाएंगे? संगामी रेखा कहलाएंगे, कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे। समांतर रेखा क्या होता है? जो अनंत तक एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। आगे बात करते हैं तो तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? दो समांतर रेखा को एक रेखा क्या करती है? तिर्यक अगर प्रतिच्छेद करती है तो ये एल जो है वो तिर्यक रेखा है। बाकी इनके थ्योरम को आगे हमने अच्छे से सीखा है। आइए बात करते हैं कोण के प्रकार में। तो कोण के प्रकार में पहला कोण का प्रकार क्या होता है? समकोण। ट्राइंगल शब्द नहीं आया, अभी त्रिभुज नहीं पढ़ रहे, खाली कोण पढ़ रहे हैं तो खाली बोलेंगे समकोण, राइट एंगल। तो ऐसा एंगल जिसका एग्जैक्ट 90 डिग्री वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। इसी में बात करते हैं तो अधिक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि भाई रिजु रेखा या रिजु कोण क्या होता है? रिजु रेखा कोण बोलते हैं या सरल रेखा कोण बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। आगे बात करते हैं बृहत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो वो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। आगे बात करेंगे तो पूरक कोण और समपूरक कोण, दो चीजें आएंगी। इसके इंग्लिश वर्जन को आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा दोनों में। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसी को कोटि पूरक कोण का भी नाम दिया गया है। तो कोटि पूरक कोण या पूरक कोण क्या होता है? दो एंगल को मिलाने पर वो 90 डिग्री एंगल हो जाए तो दोनों एंगल जो है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और दोनों एंगल न्यून कोण ही होगा यहाँ पर, फिर तो दोनों एंगल क्या होगा? न्यून कोण होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 होना है तो दोनों 90 से छोटा होगा तभी तो दोनों को मिलाकर 90 होगा, ठीक है ना। तो पूरक कोण क्या कहलाता है? दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगला बात करते हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ से भी आपके सवाल पूछे गए थे। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एग्जैक्ट 180 होगा, ज्यादा कम होगा तो नहीं होगा। आसन्न कोण के बारे में बताए थे, इनके कुछ कुछ क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। आसन्न कोण में क्या होता है? एक कॉमन भुजा होगा, शीर्ष जो है वो भी कॉमन होगा, और जो इन भुजा कोण बनाने वाले जो कॉमन भुजा के अलावा और दो भुजा की आवश्यकता होगी ना, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन इसका। आगे बात करते हैं तो कोण समद्विभाजक, इसका भी बहुत महत्व है। शब्द अगर प्रश्न में आता है तो कोण समद्विभाजक है क्या, ये जानना जरूरी है। कोण समद्विभाजक मतलब कोई भी एंगल का दो बराबर हिस्से में काटना। तो दो बराबर हिस्से में काटने के लिए एक रेखा गुजारते हैं तो वो रेखा क्या करती है? कोण को दो समद्विभाजक में काटती है। लाइक दैट, ये अगर हमारे पास COA है और B रेखा उसको कोण से समद्विभाजित कर रही है तो ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। ये कोण समद्विभाजक कहलाएगा।
ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में नीचे, वैसे कौन 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 के बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये वाला जो बात था हमने बहुत अच्छे डिटेल से समझा था कि भाई हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन क्या करता है? इंटरसेक्ट कर लेता है। दो पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन क्या कर लेता है? इंटरसेक्ट करता है। तो उस स्थिति में हमारे पास तीन प्रकार के कोण बनते हैं। कौन कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? आमने सामने ऐसे रहेंगे उनको कहेंगे। यहाँ पर आमने सामने 1 3 2 4, यहाँ पर आमने सामने 5 7 6 8। संगत कोण किसे कहेंगे? 3 का संगत 7, 2 का संगत 6, 1 का संगत 5, 4 का संगत 8। ठीक है, उसी प्रकार एकांतर कोण होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल दो हिस्से में बांटा गया है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक इंटरनल अल्टरनेट एंगल जो होता है वो 4 और 6, 3 और 5। उसी प्रकार 1 और 7, 2 और 8 ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। अब हमने इसको सीखा था। ठीक है, यहां से ये कंक्लूजन भी निकाला था कि इस तरह से जो 2 6 4 और 8 है, हमारे जो नीचे दिए गए डायग्राम है ना, उनमें जो डाटा लिखी गई है उनके हिसाब से 2 4 6 8 जो है वो बराबर है। उसी प्रकार 1 3 5 7 भी बराबर है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमने कहा था कि भाई जो हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया था ना, यहाँ समझाया है, उसका कंप्लीट नोट्स यहाँ पर लिखा गया है। सारा चीज वही है जो हमने बताया। यहाँ पर एक चीज और आपको डिस्क्रिप्शन में बताए थे कि भाई इनके समद्विभाजक रेखा अगर गुजारा जाए तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा चीज, इन अंतः एकांतर कोण को सॉरी एक ही साइड के अंतः कोणों को अगर जोड़ते हैं, एक ही साइड के अंतः कोण को जोड़ते हैं, जैसे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है इसमें। जो यही चीज है हमने जो अभी बताया है आपको। त्रिभुज आएगा तो त्रिभुज में आपको एक चीज बस जानना है। त्रिभुज में अभी फिलहाल एक चीज जानना है। क्या जानना है त्रिभुज में? एक चीज, बाह्य कोण थ्योरम क्या होता है, उसी की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी लाइन एंगल ट्राइंगल में और आवश्यकता, ट्राइंगल में जब पढ़ेंगे तो ट्राइंगल में अलग से पढ़ेंगे। बाकी बाह्य कोण थ्योरम होता क्या है उसको देखो। बाह्य कोण थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय। कोई एक मेरे पास त्रिभुज है, सपोज दैट कोई एक मेरे पास क्या है जी? त्रिभुज है। तो बाह्य कोण थ्योरम के आधार पर लिखा जाएगा ना, तो ये है आपका त्रिभुज की 3 रेखाएं होंगे। एक रेखा को आगे बढ़ा दो तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। ये वाला कोण क्या कहलाएगा? तो ए बी और ये मान लेते हैं सी है, सी बी और सी रेखा को हमने आगे बढ़ाया तो ए सी और ये डी करके हमको मिला बाह्य रेखा, बाह्य कोण मिलेगा। ए सी और डी, ए सी और डी क्या मिलेगा? बाह्य कोण मिलेगा। तो ये जो बाह्य कोण होगा ना, कोण ए और कोण बी, एक्स और ये मान लेता हूं वाई है, तो इन दोनों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण थ्योरम यही कहता है कि त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आंतरिक कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। इनका दो आंतरिक कोण है और इस कोण का बाह्य कोण आपस में बराबर होगा। मतलब x प्लस वाई, इसका बाह्य कोण, इसका इंटरनल एंगल नहीं, इसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। आइए, त्रिभुज के क्या क्या होते हैं भाई? किसको त्रिभुज कहा जाता है? ये वाला थ्योरम आगे पढ़ेंगे, इसको मिटाता हूं फिलहाल मैं, है ना। त्रिभुज किसको कहा जाता है बताएंगे आप लोग? ऐसी आकृति जो तीनों ओर से घिरी होती है त्रिभुज कहलाता है। मतलब 3 भुजाओं से होकर मिला होगा, बना होगा। तो 3 भुजा से होकर बना रहेगा तो उसमें 2 कोणों, कितना कोण बनेंगे? टोटल 3 कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे? मिनिमम 3 भुजा को लेकर ही हम कोई चित्र बना सकते हैं, समतली चित्र। यह ध्यान रखना, दो लाइन को लेकर, 2 रेखाओं को लेकर या 2 भुजाओं को लेकर कोई समतली चित्र नहीं बनाया जा सकता। मिनिमम कितना चाहिए? इसीलिए त्रिभुज से चालू होता है। इसीलिए कहां चालू होता है? तो आइए त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समतल आकृतियों में तीनों ओर से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगा, 2 और भुजाएं होंगी। तो त्रिभुज में 3 भुजा हो गए तो स्पष्ट है। ध्यान से देखो 1 बाय 1 क्या कह रहा है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? 3। एक शीर्ष ए, एक शीर्ष बी, एक शीर्ष सी। वर्टेक्स जो होगा वो कितना होगा? 3। एक क्वांटा समझ लो अपनी भाषा में, काहे एकदम इसी शीर्ष के चक्कर में हो।
कोंटा कोंटा कितने कोंटा होगा त्रिभुज में? 3 ठो, वही कोंटा को शीर्ष बोलते हैं सामान्य भाषा में, है ना, वर्टाइसेस बोलते हैं। 3 भुजा होगी, ये तो सब जानते हैं। कितने भुजा होगी त्रिभुज में? 3 भुजा होगी। और क्या लिखा है? 3 ठो कोण होगा। अब तीनों कोण समान किस में होगा? समबाहु त्रिभुज में होगा। तीनों कोण समान किस में होगा? समबाहु त्रिभुज में। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो त्रिभुज के 3 कोण होंगे, 3 भुजा होंगे, 3 शीर्ष होंगे। सवाल आता है पेपर में, त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? पता चला कि 1 ठो लिख दिए, 2 कर दिए। त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? 3 शीर्ष होंगे, 3 भुजा होंगे, 3 क्या होंगे? कोण होंगे। अब मैं बराबर होगा नहीं होगा भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिचुएशन है, अलग अलग चित्र बनते जाएगा, बराबर है कि नहीं है वो बताते जाएगा। ठीक है, थ्योरम को ध्यान से समझना। त्रिभुज के बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरम है। अब बहुत नए चीज सीखने मिलेगा आप लोग को। त्रिभुज के तीनों कोण को योग, नॉर्मली अगर हम तीनों कोण का योग कहते हैं ना, तो आंतरिक कोण को बताया जाता है। इंटरनल एंगल का टोटल सम की बात की जाती है। तो त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। ठीक है जी, ये लाइन हो गया कंप्लीट। इसी का मतलब है ये कोण बी, कोण सी और कोण ए बराबर क्या लिखा है? 180 लिखा है। अगला पॉइंट के बारे में, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज है 3 भुजा से है, कोई भी 2 भुजा को जोड़ो वो तीसरे भुजा से क्या होगा? वो बड़ा ही होगा। दूसरा चीज, त्रिभुज के कोई भी 2 भुजा को घटाओ वो तीसरी भुजा से छोटा ही होगा। लिखा होगा देखो, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा? छोटा ही होगा। ये कंडीशन लगाया जाता है प्रश्न में जब दिया जाएगा कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। ये दोनों कंडीशन है। कोई भी लंबाई को मैं दे दूंगा काट कुटी के और बोलूंगा त्रिभुज बनाओ, अरे भैया तो त्रिभुज तभी बनेगा जब शीर्ष से शीर्ष जुड़ेगा। पता चल रहा है कि एक का बीच में, एक का इधर नाभि को छू रहा है, एक का इधर कंधे को छू रहा है, तो ये त्रिभुज बन जाएगा क्या? मैं तो लंबाई आपको इतना दिया हूँ और ये वाला लंबाई छोटा कर दिया। भाई ये लंबाई को कम से कम मुझे त्रिभुज बनाना है तो इसका एंड और इसका एंड से ऐसे मिला के देना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना लंबा नहीं दिया, आपको इतना दिया, तो पूछेगा बनेगा कि नहीं, तो बताना पड़ेगा इन्हीं दोनों कंडीशन से त्रिभुज बना के नहीं बना। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग करके तीसरे भुजा से वो हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से क्या होगा? छोटा ही होगा। ये ध्यान रखो। ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताता है। अब त्रिभुज तो बन गया, कौन सा त्रिभुज बनेगा उसके लिए एक और थ्योरम आएगा, भी ध्यान से सुनो। कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज का प्रकार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आगे धीरे धीरे। त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा ये कंडीशन बताएगा। 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तीसरी भुजा से हमेशा वो बड़ा दिखेगा, 2 भुजाओं को घटाएंगे तीसरी भुजा से वो हमेशा छोटा होगा। सवाल ये भी बोलता है कि यदि 10 और 6 मेरे पास 2 भुजाएं हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप जो है किसके बीच होगी या क्या होगी? 10 और 6 के बीच मान लो है, एक है 10 सेंटीमीटर का और एक है 6 सेंटीमीटर का, तो मेरे पास जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो कितना लंबाई का हो सकता है? तो मैं पहला कंडीशन लगाऊंगा कि दोनों को जोड़ूंगा और किससे भाग दूंगा? कुछ नहीं, दोनों को जोड़ूंगा, ये हमेशा बड़ा होगा जो तीसरी भुजा है उससे, और दोनों को मैं घटाऊंगा वो किससे छोटा होगा? तीसरी भुजा है उससे। तो यहाँ पर कितना आया? 16, और यहाँ पर कितना आया? 4। तो 4 और 16 के बीच वेरी कर सकता है, तो आंसर 4 और 16 लिखा रहेगा, उसी टिक लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? किसके किसके बीच वेरी करेगा उसका मान? 4 और 16 के बीच वेरी कर सकता है। ये कंडीशन है उसका, त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा ये खोजने के लिए। 2 भुजा दिया है तो तीसरे भुजा के माप को निकालने के लिए। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और त्रिभुज की ये देखो उदाहरण समेत इसको यहाँ पर बताया गया है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर पी क्यू है तो पी क्यू का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा, और पी क्यू का जो सम होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा करके। यही जो कंडीशन अभी बताया ना मैं, वो बता रहा है। ये त्रिभुज का सामान्य क्षेत्रफल हमने क्षेत्रफल में पढ़ के आया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब अगले पॉइंट की बारी है। त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर है तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? बोलो किसका प्रॉपर्टी है? समद्विबाहु। मुंह पलटेगा। समद्विबाहु आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु इसका मतलब क्या है कि 2 भुजाएं क्या है इनके समान है। समद्विबाहु त्रिभुज पर क्या है ना, त्रिभुज उसमें क्षेत्रफल पर क्या है ना, तो वहां हम लोग एरिया के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ इसके एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इनके साइड के बारे में बात कर रहे हैं। वहां हम उनके एरिया के बारे में बात कर रहे थे, परिमाप निकाल रहे थे, उनकी ऊंचाई निकाल रहे थे। यहाँ पर वो सब नहीं आएगा, एंगल आएगा, इनके साइड्स क्या हो सकते हैं ये आएगा, इनके जो थ्योरम बनते हैं वहां से आएगा। तो ये दोनों अगर हमारे समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर है
तो इनके द्वारा तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण अगर x है तो ये भी क्या होगा, ये जो नियम लग रहा है ना सबसे ज्यादा प्रयोग होगा वृत्त वाले चैप्टर में, क्योंकि वहां रेडियस क्या होता है, समान होगा वृत्त का। कहीं भी खींचो आप, रेडियस क्या होगा, जहां से दो तो ऐसे रेडियस खींचा तो दोनों तो समान हुआ, तो जो जहां पर मिलाएगा जीवा वो दोनों जीवा का एंगल क्या होगा। यही रूल बहुत लगता है वृत्त में, ध्यान रखना, हर जगह जाके घुसे रहेगा वृत्त में, नहीं दिखेगा फिर भी लग सकता है वो, क्योंकि रेडियस तो खींच सकते हो ना कहीं से जैसा रिक्वायर होगा, तो दो भुजा समान हो जाएगा, क्योंकि रेडियस वृत्त में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वृत्त की परिभाषा ही बोलता है केंद्र बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए सभी बिंदुओं के समुच्चय ही क्या कहलाते हैं, वृत्त कहलाता है। तो वो ध्यान रखना, वृत्त में सबसे ज्यादा लगता है ये। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें एक दूसरे से मिक्स होने चालू होंगी, तो सिंगल सिंगल देख रहे हैं। तो कोई दो एक वृत्त है, सॉरी एक हमारे पास क्या है त्रिभुज है, उनके कोई भी दो भुजा अगर समान है, लाइक दैट इस तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे दिखे। आप लोग क्या होता है ना, जैसे नियम बताया वैसे ही आप लोग देखते हो, ऐसे दिखेगा तभी हो सकता है। घुमा घुमा के भी बता देता हूँ भैया, पता चला कि कल के कल आप लोग ऐसी दिखा तभी बराबर बताओगे, गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी आपस में एंगल में क्या होगा, बराबर ही होगा। क्लियर हुआ। अगर हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम है, यार कैसे नहीं बन रहे, अभी बताता है मैं तेरे को, ले ये ऐसे ऐसे बैंड टाइप का है, ये मान लेते हैं क्या है, ये बैंड है ऐसे। अब बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इनके द्वारा जो तीसरी भुजा पर बनाया गया कोण जो होगा ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे खड़े हुए दिखेगा बराबर है, कहीं से भी घुमा के दिखे दो तो बराबर, तीसरा भुजा पर बनाया गया इन दोनों के द्वारा जो कोण होगा वो बराबर होगा। घुमा घुमा के कहीं भी ले जाओ, बराबर दो भुजा दिखा, तीसरे भुजा पर जहां पर बनाया गया कोण है वो आपस में दोनों बराबर होंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनकी विपरीत भुजाएं भी क्या होगी, ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल है, अभी बताएंगे धीरे धीरे। तीसरा चीज, एक त्रिभुज में बड़े कोण की विपरीत भुजा सबसे लंबी होती है, ये तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज में बार बार पढ़ के आए हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, हमेशा कर्ण कहते हैं। अब बताया गया है कि कर्ण ही सबसे लंबी भुजा होती है उसमें। ट्रिपलेट रूल में भी आपको बताया गया है कि 3 4 5 है तो 5 को छूना मत, 5 कर्ण का रिजर्व है, बाकी 3 और 4 लंब और आधार, आधार और लंब हो सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस हो सकता है। क्लियर हो रहा है। तो वहां पर कंडीशन जो है ध्यान रखिएगा। अगला चीज, एक त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण होंगे, कम से कम 2 न्यून कोण। एक त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। कल भी हमने बात की थी कि एक त्रिभुज है उसमें हमारा मिनिमम 2 जो एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, न्यून कोण होगा। मिनिमम 2, तीनों हो सकता है क्योंकि तीनों का योग कितना है टोटल मिलाकर 180 है, तो मिनिमम 2 जन को न्यून कोण होना जरूरी है। एक जन अगर मान लो 120 हो गया तो बाकी 2 जन जो है वो 60 होंगे, तो दोनों का योग 60 है, मतलब वो 90 से कम है। और 90 से कम को हम क्या नाम देते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं कि नहीं। तो इसीलिए त्रिभुज का ये वाला रूल ध्यान रखना, अगर एक कोण का मान 110 दे दिया है तो बाकी जो 2 कोण होंगे उनका मान दोनों मिलाकर 70 ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। आ जाओ, अगला है असमीका सिद्धांत, इनइक्वालिटी थ्योरम। ये बताएगा कि कौन सा त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है कि वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री, अधिक कोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 से ज्यादा, और न्यून कोण त्रिभुज मतलब तीनों कोण 90 से कम। अभी पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार में, आगे ही जस्ट अगला पेज है। यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी हमने त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा ये वाला कंडीशन सीख के आया है। अब जब त्रिभुज बन जाएगा तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब त्रिभुज बन जाएगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा ये बताएगा, असमीका सिद्धांत, इनइक्वालिटी थ्योरम। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी आसान कर देता हूँ आपके याद रखने के लिए। हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। इसका प्रयोग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब ध्यान रखिएगा, सी जहां क्या है, सबसे लंबी भुजा है। सी क्या है, सबसे लंबी भुजा है। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, सी। ए और बी क्या होता है, लंब और आधार हो सकते हैं, तो यहाँ पर सब जगह सी लिखा है। ये वाला कंडीशन को देखो, ये सी ही सबसे लंबा है तो यहाँ पर भी तो सी है, मतलब वो भी तो लंबा होगा ना। अब ध्यान से सुनो, लगाओगे कैसे, दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़े भुजा के वर्ग से कम हो गया, ध्यान से सुनना नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा बाद में। बड़े भुजा अगर बड़ा हो गया, ध्यान से और सुनो, इससे शुरू करता हूं समकोण से। दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तो वो एग्जैक्ट कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर हुआ। यदि दो छोटे भुजाओं का योग, यदि दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे बड़े भुजा के वर्ग से अगर क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब तीसरा बड़ा भुजा है उसका स्क्वायर छोटा हो गया, तो कौन सा त्रिभुज होगा,
मतलब सी छोटा हो गया, सी का वर्ग छोटा हो गया। अगर सी का वर्ग बाकी दो भुजाओं मतलब बड़े भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं छोटे छोटे भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज। अगर बड़े भुजा के वर्ग का जो मान है वो बाकी दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योग से अगर छोटा हो जाता है वो न्यून कोण त्रिभुज है। अगर वो बड़े भुजाओं के वर्गों का वर्ग बड़े भुजा का वर्ग का मान शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग से क्या हो जाता है, अगर बड़ा हो जाता है तब वो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना, ये सवाल अभी आया हुआ था पेपर, अभी आएगा एग्जाम, आगामी एग्जाम में, अभी टेंशन मत लो, बहुत एग्जाम पढ़ा है। ठीक है, तो ये तीन ही प्रकार के त्रिभुज होते हैं, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। भुजा के आधार पर हमने पढ़ के आ गए हैं एरिया में। भुजा के आधार पर क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सब पढ़े हो ना, ये सब होता है। समबाहु समकोण त्रिभुज भी होता है, वो भी पढ़ाए हैं आपको, सारा चीज होता है, तो वो भुजा के आधार पर होता है। ये एंगल के आधार पर तीन प्रकार, अभी आगे पढ़ेंगे प्रकार में, त्रिभुज के प्रकार। क्लियर हो गया ये चीजें? आगे बढ़ू मैं। सी बड़ी भुजा है, ध्यान रखना, सी क्या है? बड़ी भुजा है, ए और बी छोटी भुजा है, ये ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, अर्थात ए बी और सी में ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होना आवश्यक है। ये तो वहां से आया है ना, हमने जो दो थ्योरम पढ़े थे ना, दो स्टार्टिंग में, त्रिभुज बनेगा कि नहीं, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, अगर बड़ा है तब इसके अलावा किसी त्रिभुज में न्यून है या अधिक है, इसके लिए शर्त है। समझ गए? चलो ध्यान देना, वन बाय वन चीजों को सीखेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? तो पहला हमने कहा था, अभी जस्ट बात किया, कोण के आधार पर कितना त्रिभुज होगा? तीन, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसमें तीनों कोण में से कोई भी कोण 90 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 से कम होगा। तीनों, θ1, θ2, θ3, तीनों क्या होंगे? 90 से कम, 0 से ज्यादा। ये लिखा भी होगा 90 से कम किंतु 0 से बड़ा। ठीक है, ये देखिए कंडीशन नीचे लिखा है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, बाकी दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। यही दोनों कोण पूरा कोण का मान कहलाएगा। फिर कोण भी अगर 90 है तो ए और सी क्या होगा? पूरा कोण होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण देखो कैसे दिखता है, ऐसे लग रहा है जैसे गोवा में जाके नारियल पानी पी रहा है, वही वाला कुर्सी बना है ना इसका। आप ध्यान रखना, छोटे छोटे लॉजिक जो है काम आते हैं। कभी कभी ऐसे लेटा हुआ एंगल निकालना है तो ध्यान जाना कि भाई 90 से बड़ा ही होगा, वो जो ऑप्शन 90 छोटा होगा वो काट लेना। ये सब ध्यान रखना है आप लोग, लॉजिक समझ के पढ़ो। ऐसे लेटा हुआ चेयर है ना, ये गोवा में क्या पी रहा है? ये नारियल पानी क्या पी रहा है? हाँ, भले लोग और कुछ पीते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन नारियल पानी पीने का सबसे ज्यादा मजा वही है, समुद्र के किनारे। ठीक है, आ जाओ भैया। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से बड़ा है और इससे छोटा 180 से छोटा होना जरूरी है। और बाकी दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। यहाँ पर बाकी दो कोण क्या होंगे? मैंने बाकी दो कोण को पूरा कोण होंगे नहीं बोला यहाँ पर, समकोण में लेकिन पूरा कोण बोला था। शब्दों को समझिए, छोटी छोटी बातों को रखिएगा। यहाँ पर केवल न्यून कोण बोला, यहाँ पर केवल क्या बोला? और जब समकोण की बारी आई थी तो मैंने क्या बोला था? दोनों पूरा कोण है, क्योंकि दोनों को मिला के 90 होगा। एक अकेला 90 हो गया तो बाकी दो जन को 90 होना था। यहाँ पर ये 120 हो गया तो ये कैसे 90 होगा? जबरदस्ती खींचोगे क्या उसको? नहीं, ये अगर 120 हो गया तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 60 ही होगा। तो भाई न्यून कोण तो है, ये तो मालूम है, लेकिन दोनों मिला के पूरा कोण नहीं बनेंगे फिर वो। क्लियर हो गया? ओके, आगे आ जाओ। भुजाओं के आधार पर बहुत सारे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को समझना। अभी जो थ्योरम पढ़े थे यही पे आएगा। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तीनों भुजाएं क्या होगी? और तीनों भुजाएं अलग अलग होने के कारण तीनों कोण अलग अलग होंगे। क्या होंगे? तीनों, मतलब कोण P, कोण Q और कोण R भी बराबर नहीं होगा। तो ये होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या है, कैसा है, कुछ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर खाली भुजा और उसके एंगल को देखने वाले हैं। क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिए है एरिया में। ठीक है, आ जाओ। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। आइसोस्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केलेन ट्रायंगल जिनके दो भुजाएं क्या होगी? बराबर होंगी। यही बात बोल रहा था कि थ्योरम आगे आएगा, वहां जो लिखा था कि यहाँ पर दोनों भुजाएं PQ और RP जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर PQ और RP द्वारा QR रेखा पर बनाया गया कोण जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा? अगर PQ और PR आपस में बराबर है तो लाइन लिखा है देखो नोट में, कोण Q और कोण R का मान जो है वो आपस में बराबर होगा। यही थ्योरम की वजह से होता है, समद्विबाहु प्रमेय कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिनके तीनों भुजाएं क्या है? समान। यहाँ से कई बार सवाल आ चुका है कि समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होता है? समबाहु त्रिभुज में एक कोण का मान कितना होगा?
तो ये बताइए तीनों भुजाएं अगर मेरे पास बराबर है तो ये 60 है, ये भी तो 60 होगा ना, ये भी तो 60 होगा भाई। तीनों भुजा बराबर तो तीनों के द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर, तीनों भुजा बराबर तो तीनों के द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं, जोर से बोलो। हाँ, यहाँ पी क्यू आर एक संभावित त्रिभुज है जिसमें पी क्यू क्यू आर और पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, और आर पी जो है बराबर है। बाकी डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैं बोल के समझा दिया आपको, आप लोग पढ़ लीजिए बराबर आराम से। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों को ध्यान से सुनना। एल्टीट्यूड क्या होता है, शीर्ष लंब किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी आएगा कई ठो शब्द। शीर्ष लंब, लंब केंद्र, शीर्ष लंब आएगा, क्या आएगा, लंब केंद्र आएगा, अब केंद्रक आएगा, माध्यिका आएगा, सब लगे हुए हैं अगल बगल। अभी स्लाइड बाय स्लाइड खुलते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या बातें हो रही है, त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। शीर्ष लंब है जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, एल्टीट्यूड है, ये शीर्ष लंब है ए। अब शीर्ष लंब है, इसका मतलब जिस रेखा पर शीर्ष लंब होगा वहां पर कितना डिग्री बनाएगा, ये बताओ, 90 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा, लेकिन माध्यिका का गुण ऐसा नहीं है, प्रतिच्छेद करेगा तो 90 नहीं बनाएगा, यही डिफरेंस है दोनों में। शीर्ष लंब और माध्यिका एक दिखते हैं कि जैसे, देखना मैं दिखा देता हूं आप लोग को, ये दिख रहा चित्र ऐसी ना, ये देखो माध्यिका दिखा वैसी, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना है कहीं पर। शीर्ष लंब में 90 डिग्री का कोण बना था, ये देखो, ये देखो कोंटा कोंटा में बना है। तो इसको ध्यान रखना है, शीर्ष लंब जो होती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब रेखा को शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए रेखा को हम लंब रेखा कहते हैं। देखो लिखा भी होगा वहां पर, त्रिभुज में भुजा के विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब को, शीर्ष से खींचा गया लंब जो होगा वही क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर कितने शीर्ष होते हैं, हमने पहले पढ़ के आ गया, कितने शीर्ष होते हैं, 3। तो 3 शीर्ष होंगे तो तीनों के सामने तो 3 भुजा हो गई, इसीलिए कितने शीर्ष लंब रेखा होती है त्रिभुज में, 3 शीर्ष लंब रेखा होती है। पहला सवाल बनता है थ्योरम से, किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब रेखा होती है, 3 शीर्ष। क्लियर हो गया। अच्छा आगे देखो लिखा भी होगा मेरे ख्याल से ये। अब यहाँ पर दूसरा बात ये हो रहा है, ये वाला एंगल को ध्यान रखना, आगे जाएंगे ना तो काम आएगा, एक थ्योरम है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पर कोई त्रिभुज का फाउंडेशन नहीं है, कोई भी त्रिभुज है, अगर मेरे पास AOC कहाँ दिख रहा है, देखो ये O है बिंदु, AO और ये C मान लेता हूँ, ये है ये वाला एंगल। तो AOC जो होगा वो 180 माइनस ये कोण A का क्या होगा, कोण B का डिफरेंस होगा, 180 माइनस कोण B का डिफरेंस AOC आएगा। इस कंडीशन को ध्यान रखना, ये काम आएगा। ऐसी काम इसलिए आएगा बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना इसलिए बोल रहा हूँ, यही थ्योरम जाके लगेगा एक और में, लेकिन वहां लगेगा शब्द समद्विभाजक। क्या शब्द लगेगा, दो कोणों का समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे वह 90 माइनस A/2 या 90 प्लस A/2, अंदर और बाहर दोनों मिलते हैं, तो दो अलग थ्योरम बनेंगे और दिखेगा ऐसी फोटो, ये वाला कोण और ये वाला कोण। यहाँ पर समद्विभाजक का शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, एंगल बाइसेक्टर नहीं आया है, समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर है कहीं पर नहीं है, शीर्ष से लंब रेखा है। तो ये इसको ऐसे मत समझ जाना कि आधा आधा काट रहा है, अभी आधा आधा वाला आएगा अभी आगे, ठीक है। तो ये वाला थ्योरम ध्यान रखिएगा आप लोग। लंब केंद्र क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही क्या कहते हैं, यहां से ही लंब केंद्र निकलता है, शीर्ष के लंब से ही क्या निकलता है, लंब केंद्र। शीर्ष लंब रेखाएं जहां पर मिलेंगी उसी को ही हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र ही कहते हैं। तो लंब केंद्र ध्यान से सुन लिए, एक आएगा लंब केंद्र हो गया और दूसरा आएगा केंद्रक। क्या आएगा, तो लंब केंद्र और केंद्रक में डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। लंब केंद्र किससे निकाला गया है, शीर्ष लंब रेखा से निकाला गया। तीनों शीर्ष लंब रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वो क्या कहला रही हैं, वहां पर वो जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब केंद्रक कहलाएगी। आगे चलें, आर्थो सेंटर कहते हैं इसको, आगे चलते हैं। माध्यिका, माध्यिका को समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापम PSC के लिए, SSC सबके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे सबके लिए बहुत बढ़िया थ्योरम है। इसमें अलग अलग 2-3 कड़ी से पढ़ेंगे, इसको तोड़ कर एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होता है। पहला चीज शीर्ष लंब से इसको रिलेट मत करना, और दूसरा चीज रिलेट हो रहा है तो पूछ लेना कि सर ऐसा है तो ऐसा है क्या, ठीक है। कंफ्यूजन लेके बोझ लेके जाओगे आगे तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब लंब माध्यिका आ गया तो माध्यिका से केंद्रक बनेगा, अब फिर उधर लंब केंद्र और ये केंद्रक, दोनों में कंफ्यूजन चालू, दोनों में लड़ाई चालू, फिर उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर है। आइए, मत एक रेखा खंड जो एक सीधा सीधा है, सामान्य शब्द लिखा है उसको तो पढ़ोगे। ये देखो, ये मेरे पास है AB रेखा, क्या है, इसका ठीक बीचों बीच पॉइंट में बना दिया D, ठीक है। अब ये D से इसके सामने शीर्ष कौन है, वो C वाला है। अब मैं इसका सामने शीर्ष बोलूंगा तो इधर तो नहीं जाऊंगा,
इधर जाऊंगा तो रेखा खिंचाएगा क्या? वो तो पहले से खिंचाया हुआ है। तो मेरे को कोई भी त्रिभुज के 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा का आधा एकदम एग्जैक्ट गिन लो। जैसे 10 है तो ठीक 5 में बिंदु बनाओ और उसके सामने जो शीर्ष दिख रहा है उस पर रेखा खींच दो। वो रेखा क्या कहलाएगा? माध्यिका। वो रेखा क्या कहलाएगा? अब देखो शीर्ष लंब से ये ओवरलैप हो रहा होगा। शीर्ष लंब में हमने कहा था कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब रेखा, तो सम्मुख भुजा पर गया तो वो बराबर काटा कि नहीं काटा ये जानकारी नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों में ना। ये भी शीर्ष में टच हो रहा है, वो भी शीर्ष से निकल के सामने भुजा में जा रहा था। ये भी देखोगे तो शीर्ष से निकल के सामने भुजा में ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक ये लग रहा है कि सामने से सीधा जा गया है तो ये 2 भाग में काटा है सामने वाले भुजाओं को। कितने भाग में काटा है? तो ये तीनों के लिए अप्लाइकेबल होगा, तीनों साइड के लिए। ये समझ गया माध्यिका क्या होगा। दूसरा चीज, माध्यिका में जो बीच में जो दिख रहा है आपको बिंदु दिख रहा है, इसका नाम है केंद्रक। इसका नाम क्या है? केंद्रक। इसका नाम है हमारा केंद्रक। और ये जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? माध्यिका को किसमें डिवाइड करता है? बोलो, माध्यिका को किसमें डिवाइड करता है? ये सवाल 10-15 बार पूछ चुका होगा, इसीलिए तुम लोग को 3 बार बोलवाया। माध्यिका का जो केंद्रक होता है माध्यिका को कितने अनुपात में डिवाइड करता है? 2:1। शीर्ष लंब में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, माध्यिका में बाउंडेशन है कि किस रेशियो से डिवाइड करता है उसको? 2:1। अब उसमें भी आइडेंटिफिकेशन मांग देता है कभी कभी कि आधार से कितना होगा और शीर्ष से कितना होगा। तो आधार से 1 और शीर्ष से 2 होगा। ये भी लाइन आप लोग के लिए अलग से मैं लिख दिया हूं, आगे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका क्या है? किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु, भुजा के मध्य बिंदु से सामने खींची गई जो रेखा है, सामने शीर्ष पर खींची गई जो रेखा है वो रेखा माध्यिका है। ये मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु से शीर्ष पर खींची गई रेखा को माध्यिका कहते हैं। अब शीर्ष लंब किसे कहते हैं? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। शब्द से पहचानो शीर्ष लंब, शीर्ष से खींचा गया लंब। अब कहां खींचोगे? सामने भुजा पर। बोलो जी, क्या बोल रहे थे? हाँ, भुजा को 2 भाग में बांटता है और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। माध्यिका रेखा जो भुजा रहेगा ना वो बांटता नहीं है, पहले से बांट के निकलता है। इधर से लाइन नहीं खींचते हैं माध्यिका का, एक मध्य बिंदु से शीर्ष पर खींचते हैं लाइन। बातें समझ में आई? बोलो, बातें समझ में आई? ओके, चलो। माध्यिका के बहुत सारे आपके यहाँ पर क्या है कंडीशन है, इनको भी मैं समझा देता हूँ एरिया वाइज क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपने देख पा रहे होंगे माध्यिका का टॉपिक है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो सके। यहाँ पर देखो ये शब्द तो सब चीज लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को। ये माध्यिका जो होगा शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात पर काटेगा। दूसरा चीज, ये जो AOF दिख रहा है, FOC दिख रहा है, OCE दिख रहा है, त्रिभुज है सब। EOA दिख रहा है, EOB दिख रहा है, त्रिभुज है ये भी। BOC ये भी त्रिभुज है, ट्राइंगल है। और DOA ये भी क्या है? तो जब माध्यिका का केस आता है ना, ये सब बराबर है एक दूसरे के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, सब क्या है। तो यहां से क्षेत्रफल का एक थ्योरम है जिसको आगे लिखा गया है, मैं यहीं पे लिख कर समझा देता हूं। अगर मैं त्रिभुज ADO का क्षेत्रफल निकालूंगा तो वो 1/6 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब बड़े त्रिभुज का 6वां भाग। क्यों? क्योंकि 6 हिस्से में कट गया है, 1 2 3 4 5 और तो बड़े त्रिभुज का 1/6 भाग होगा प्रत्येक हिस्सा इनका। मैं तो अभी एक ही जन को इसी को लेके बताया, हर एक हिस्सा वैसी होगा। क्लियर हुआ? लेकिन यहां से अगर ऐसे करके मैं और एक रेखा खींच दिया तो ये वाला हिस्सा जो पूछेगा वो 1/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/12। ये भी प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब सभी प्रश्न को यहीं पे बता दूंगा तो फिर प्रश्न को क्या समझाऊंगा। ठीक है, अभी थ्योरम को समझो। ओके, समझ गए? यहाँ पर ये सब चीज वही लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है 1/6। अच्छा, ये वाला पॉइंट मुख्य पॉइंट है, प्रश्न में पूछे जाने वाला मेन पॉइंट। यदि मेरे पास समबाहु त्रिभुज है, यदि मेरे पास क्या है, यदि मेरे पास क्या है तो समबाहु त्रिभुज। भाई त्रिभुज में माध्यिका खींचते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो उसमें भी तो माध्यिका खींच सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होती है सब क्या होती है? बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है। किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं पर 2 भुजाओं का योग, अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है ये भुजा और ये भुजा का योग जो होगा ना वो इनके माध्यिका के 2 गुने से भी ज्यादा होगा, ये कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। और क्या है बताने लायक आज के दिन? केंद्रक, इसी में केंद्रक पॉइंट आता है, बताया हूं अभी, बताया कि भाई केंद्रक जो होगा वो माध्यिका को किस अनुपात में डिवाइड करता है। केंद्रक शब्द कहां से डेवलप हुआ है? माध्यिका से।
लंब केंद्र कहां से डेवलप हुआ है? शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड से। ध्यान रखना दोनों को, ठीक है। ये 2:1 बता भी दिया था अभी जस्ट आप लोग को, ये वही चीज लिखा हुआ है यहाँ। अंतः केंद्रक, एक केंद्रक है, दूसरा क्या है? अंतः केंद्रक। तो त्रिभुज के समद्विभाजक, शब्द क्या रहा है? कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु को उसका अंतः केंद्र कहा जाता है। 10वीं के कक्षा के आप लोगों ने सिलेबस में अंतःवृत्त और परिवृत्त बनाया होगा, बहुत बार बनाया होगा। मुझे तो अच्छे से याद है, मेरे पेपर में अंतःवृत्त आया हुआ था। मैं जितने बार भी घर में प्रयास किया था, हमेशा वो बिगड़ा हुआ था। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत ऐसे थी कि पहली बार में बनाते ही पूरा सबके ऐसे किनारे किनारे जो है ना, बराबर टच करते गया था। दिल खुश हो गया था, क्योंकि घर में जितने बार भी प्रैक्टिस किया वो कहीं ना कहीं वो छेद ही देता था, ऐसे करके किसी न किसी भुजा को क्रॉस ही करके भाग जाता था। लेकिन उस दिन मैं बोला आ जाएगा तो देखा जाएगा। भगवान की बड़ी कृपा रही कि उस दिन बढ़िया एक बार में बढ़िया रोल हो गया। मैं बोला वाह। तो जब दिल खुश हुआ तो 4 नंबर और बना। फिर उधर भाई जब मन खुश हो जाएगा तो 4 नंबर और स्पीड बढ़ जाता है। अरे बन रहा है सवाल तो और बनाओ, ठीक है ना। हालांकि ज्यादा नंबर नहीं था, लेकिन जैसा तैयारी किए थे उसके हिसाब से नंबर काफी था। मैं आप लोगों को 12वीं का कहानी बताया था ना मेरा, मैं गणित को 65 नंबर का करके गया था तैयारी, 65 100 में 35 को पूरा छोड़ दिया था। पढ़े ही नहीं थे, कुछ जानते भी नहीं थे उधर का। तो 35 नंबर का हमने पूरा छोड़ दिया था। और मेरा देखोगे ना मार्कशीट, ठीक एग्जैक्ट मेरा 65 ही आया, और एक भी गलत नहीं हुआ। एक्स्ट्रा बनाया भी नहीं, जितना जान रहा था जो चैप्टर कर गया था वही किया, समझे कि नहीं। और मेरा सेकंड सेमेस्टर में गणित में 100 में 100 है। मार्कशीट दिखा दूंगा तुम लोग को। सेकंड सेमेस्टर में 100 में 100। हाँ, एक रेशियो लिया जाता है। और जब फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर जो होता है M2 होता है ना हमारा, उसमें 100 में 100 है मेरा, 100 में 100 गणित। तो 10 नंबर 10 सवाल आया था, 10 नंबर का 10 के 10 बराबर बनाए हैं, एक भी नंबर नहीं कट। फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर तो बोलने का है। ये वाला भी थ्योरम काम का है, हमने पढ़ के आया है कुछ आपका इसमें एरिया वाले में। ये वाला थ्योरम देखो, याद करो। कोई भी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या होती है 1/3 इंटू उसका हाइट का 1/3। उसी को हम a अपॉन क्या कहते हैं 2√3। ये वाला फार्मूला तो प्रयोग किए हैं ना हम लोग, आपको आई थिंक याद ना हो, बाकी ये वाला फार्मूला याद प्रयोग किए हम लोग। इसमें वृत्त और त्रिभुज वाला जब चल रहा था तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आया था। बोला था कि वहां नहीं लिख पाए थे, यहाँ लिखा हुआ, ये वाला लिखा है, ये प्रयोग हुआ है मुझे याद है, ठीक है। क्षेत्रफल वाला एरिया वाला चैप्टर में प्रयोग हुआ है ना, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना है आप लोग को। अंतः त्रिज्या जो होता है उसी में एक होता है बाह्य त्रिज्या, परित्रिज्या कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र और परिकेंद्र कैसे बनाते मालूम है? नहीं मालूम है? अगर जानना है ना तो तुम लोग चांदा और ये लेके आना, प्रकार डिवाइडर, चांदा और क्या लेके आना तो बता पाऊंगा अच्छे से। ऐसे नॉर्मली मैं बता देता हूं कि किधर से कटता है। यहाँ पर कुछ शब्द बोला है आप लोग को, क्या बोला है? कोण समद्विभाजक, मतलब जो भी कोण होगा उनको आधा आधा काट कर रेखा गुजारेंगे, तो जहां पर जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? त्रिभुज का केंद्र बिंदु, सॉरी वृत्त का क्या होगा? केंद्र बिंदु होगा। वृत्त का क्या होगा? अब इस केंद्र बिंदु से कहीं भी भुजा ले लो, चाहे इधर के भुजा को टच करवा लो, इधर वाले भुजा मतलब PQ की बात हो रही है, भुजा मतलब यहाँ से RP की बात हो रही है, भुजा मतलब QR की बात हो रही है। तो यहाँ से आप कहीं भी सामने वाले भुजा पर इधर कर लो और यहाँ से रेडियस बनाते हुए ऐसे खींच दो, तो ये बन जाएगा आपका क्या? अंतःवृत्त का डायग्राम। तो यहाँ पर कोणार्धक शब्द प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? उसी को कोण समद्विभाजक कहा गया है। ये कोणार्धक से बनाया जाता है, और ये जो परिकेंद्र है वो लंबार्धक से बनाया जाता है। किससे? लंबार्धक, भुजा के आधा से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? लंबार्धक, भुजा के आधा से ज्यादा। बोला त्रिभुज की भुजाओं से लंब समद्विभाजक, क्या बोला है? उसी को लंबार्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबार्धक, लंब समद्विभाजक। क्या बोला है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक, ये प्रतिच्छेद बिंदु। परपेंडिकुलर मतलब ये है कि PR और QR तो हम क्या लेंगे? ठीक बीचों बीच वाला लेंगे। क्या लेंगे? ठीक बीचों बीच, और यहां से गुजारेंगे क्या? लंब रेखा। क्या गुजारेंगे? लंब रेखा। तो लंब रेखा जहां पर मिलेगी ना वो हमारा क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है, सॉरी परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र से हम क्या करते हैं? परिवृत्त खींच सकते हैं। तो परिवृत्त के लिए जो त्रिज्या बनेगी ना, इस पॉइंट से सामने शीर्ष को टच करवाते हैं। किसको टच करवाते हैं? अंतःवृत्त में भुजा को टच करवा रहे थे, अब यहाँ पर शीर्ष को। अच्छा, ये वाला नियम लगा के ऐसे करोगे ना तो नहीं खींचाएगा, अंदर में वृत्त नहीं बनेगा। मतलब
लंब समद्विभाजक करके ऐसे बनाओगे, केंद्र आ गया, फिर यहां से खींचूंगा बोलोगे ना, नहीं खिंचाएगा कोई भी आपका अंतःवृत्त। ठीक है, तो दोनों के रूल्स जो है वो कोणार्धक है, ये लंबार्धक, लंब के आधा से ज्यादा, वहां से लंबार्धक इसीलिए बोलते हैं। ये जो PR है ना, इसी में आधा ही बिंदु खींचते हैं, और आधा डायरेक्ट नहीं खींच पाते ना, इसीलिए हम लोग ना डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। कोई भी एक नाप ले लेते हैं, जैसे इतना, और यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे, यहाँ खड़ा होके इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसे करके, ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे करके बनाते हैं, और सबको क्या करते हैं, मिलाते हैं ऐसे करके, और ये कहीं कहीं मिलेगा एक दूसरे से, ऐसे करके मिलाते हैं। ठीक है, तो जहां पर मिलता है ना, वहां से हम केंद्र बनाना चालू करते हैं। मिलेगा वो, अभी तो खाली एक दूसरे से नहीं बन रहा है, वो डिवाइडर रहेगा तो फिक्स रेडियस रहता है, अभी तो हाथ खिसक जा रहा है कहीं भी, तो रेडियस रहेगा आपका डिवाइडर ना, तो बराबर प्रॉपर बनता है वो। यहाँ ये वाला थ्योरम ध्यान रखिएगा कि कोण में OQR कहाँ है भैया, OQR 2 गुना क्या होता है P। अभी थोड़ी देर पहले पर क्या हो, कहां पर, शीर्ष लंब पर, क्या पर क्या हो, शीर्ष लंब पर, कि जो केंद्र वाला कोण होगा वो 180 माइनस शीर्ष वाले कोण से कम होगा, और क्या हो, यही थ्योरम देखो ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये वृत्त के साथ है, तो वृत्त वाला भी मत पढ़ो, बाद में पढ़ाऊंगा, वृत्त वाला तो अलग से रहता है। तो ये जो केंद्र कोण है ना, वो इसका क्या होगा, 2 गुना होता है, लेकिन ये वृत्त के साथ ही एप्लीकेबल है। अगर वृत्त को मैं हटा दिया तो ये नहीं लगेगा, किसके साथ एप्लीकेबल है, वृत्त के साथ, सर्कल के साथ, इसके साथ। फिर अगर मैं इसको ऐसे निकाल दिया तो फिर वो नहीं लगेगा, फिर वो दूसरा लगेगा, क्या लगेगा बताऊंगा। अब ये सब कथा कहानी लिखा हुआ है इनका, आइए जी समझते हैं। त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरम, जिसमें हमने कल बात किया था लास्ट क्लास में, कि शीर्ष लंब एल्टीट्यूड क्या होता है। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड ये जो होगा, 3 एल्टीट्यूड होगा, 3 शीर्ष है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम लंब रेखा खींचेंगे तो 3 लंब रेखा होगा। तो तीनों लंब रेखा जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसका नाम क्या है, लंब केंद्रक। क्या बोलते हैं, लंब केंद्रक। तो आइए इसी में लंब केंद्रक के बारे में बात हो रही थी। आर्थो सर्कल जो होता है वो क्या होता है, तीनों शीर्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु से, तीनों शीर्ष से अगर हम सम्मुख भुजा पर रेखा खींचेंगे, लंब रेखा खींचेंगे, तो वो एक दूसरे को काटेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। ध्यान रखना, सवाल पूछेगा वो। माध्यिका की भी अच्छी तरीके से हमारी चर्चा हुई थी, थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, फिर सवाल समझने में आसान होगा। तो माध्यिका किसे कहते हैं, कि त्रिभुज की 3 भुजाओं में से सभी के मध्य बिंदु को क्या कर लेंगे, सभी के भुजाओं के मध्य बिंदु मार्क कर लेंगे। तो हमने कहा कि AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु F है, और BC का मध्य बिंदु E है। अब यहाँ से शीर्ष पर क्या करोगे, रेखा खींचोगे, लंब रेखा नहीं, खाली रेखा। तो जो रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक। और जो रेखा है उसका नाम है माध्यिका। जैसे AE रेखा माध्यिका है, BC रेखा क्या है, माध्यिका है, और BF रेखा क्या है, माध्यिका है। क्लियर हो गया। अब ये जो केंद्रक है, माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद की है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक। ये केंद्रक जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, माध्यिका को 2:1 पर डिवाइड करता है। ये चर्चा हुई थी हमारी, आगे बात करते हैं। अब देखिए यही चीज हमने और आपको डिटेल बताया था कि भाई जो माध्यिका होता है उनके जो क्षेत्रफल होते हैं 6 हिस्से में बराबर कट जाता है। किसी पर्टिकुलर एक हिस्से को निकालना होगा तो 1/6 ऑफ मेजर ट्राइंगल का क्या होगा, एरिया के बराबर होगा। ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 भाग क्या होगा, BOD होगा, या उसी त्रिभुज का 1/6 भाग ADO होगा, या उसी त्रिभुज का 1/6 भाग AOF होगा, जो कि अगले पेज में डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर लिखी गई है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा, सभी माध्यिकाएं बराबर होंगी। केंद्रक सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, अभी बात हुई है कि भाई माध्यिका से जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, माध्यिका रेखाएं, उन केंद्र बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो बनेगा ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा माध्यिका, तो उसको क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे। केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है, अभी हमने चर्चा किया। आगे बढ़ते हैं, तो अंतः केंद्रक की बात हुई थी। अंतः केंद्र से हम क्या खींचते हैं, कौन सा वृत्त खींचते हैं, अंतः वृत्त खींचते हैं। अंतः केंद्र से क्या खींचते हैं, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज अंतः केंद्र मतलब कोणार्धक होता है। क्या होता है, कोण का आधा से रेखा गुजारेंगे तो जो दोनों रेखा एक दूसरे को जहां पर मिलेगा वही उस अंतः केंद्र के लिए जो त्रिभुज का वृत्त जो बनेगा वो क्या होगा, उसका केंद्र बिंदु होता है। ठीक है। यहाँ पर जो अंतः समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, स्पेशली कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसका अंतः त्रिज्या जो होगी मतलब OU, अगर PQR एक समबाहु त्रिभुज है तो OU जो होगा वो क्या होगा, H/3 होगा। या फिर भुजा से लोगे, ये तो हाइट से लिए हो तो हाइट का 3 गुना, हाइट का 1/3। अगर आप भुजा से लेते हो तो A/2√3। ये हमने फार्मूला लगाए भी हैं आपके एरिया वाले चैप्टर में। ठीक है। परिकेंद्र, परिकेंद्र उसी का हिस्से से बनेगा, जैसे अंतः केंद्र होता है अंदर में वृत्त बनेगा, तो परिकेंद्र जो है वो बाहर में बनेगा। कहाँ बनेगा जी, बाहर बनेगा। ये वाला थ्योरम आगे और पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट हमने कुछ कुछ देखे थे, ये सब चर्चा हो गई थी। हाँ,
हमने यहाँ से शुरू करने थे आज का सेशन, थोड़ा समझिए फिर शुरू करेंगे। एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में हमने इसको और बताए थे आपको कि बाह्य कोण थ्योरम होता क्या है। बाह्य कोण थ्योरम क्या होता है, त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब अगर आंतरिक कोण P और Q का A और B है तो तीसरा कोण R है, लेकिन R का बाह्य कोण लेंगे तो बाह्य लेंगे तो यहाँ पर हमने डिनोट किया है C। तो C जो होगा कोण में वो कोण A और कोण B के क्या होगा, योग के बराबर होता है। क्लियर है, ये चीजें यहाँ पर लिखी भी गई हैं, ये तो पहले ही स्पष्ट हो गया था हमारा। अगला थ्योरम यहाँ से आपका टेट 2024 में सवाल आया था, ठीक है, कि कोई भी एक ट्राइंगल है जिसमें समकोण त्रिभुज है, कौन सा है, स्पष्ट नाम ध्यान से समझिएगा। समकोण अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC में B वाला एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री है, B वाला एंगल अगर हमारे पास क्या है तो AC हमारा क्या होगा, कर्ण रेखा होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण रेखा होती है। तो यदि रेखा BD शीर्ष B से कर्ण AC पर लंब है, BD जो है वो क्या है, AC पर लंब रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, तब की स्थिति में ये 5 आपके क्या होंगे, कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन अप्लाई होगा BD का वर्ग बराबर AD इंटू, देखो ये BD का जो वर्ग होगा वो AD और DC के गुणनफल के बराबर होगा। ये जो BD होगा ना लंब रेखा, उसका जो स्क्वायर होगा वो लंब रेखा AC को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो AD और DC में प्रतिच्छेद किया। हमने ये कहा क्या कि बराबर हिस्से में करता है, नहीं, बराबर हिस्से में नहीं करेगा। तो उस स्थिति में AD और DC का मल्टीप्लीकेशन ये जो लंब रेखा खींचे हो BD के, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम ये क्षेत्रफल प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये उसी का है। ठीक है, अगर हम ऐसे खड़ा कर देंगे त्रिभुज को, मतलब ऐसे लेटा देंगे, ये आधार है इसका, तो AC आधार हो जाएगा और BD उसका ऊंचाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंब रेखा है, जो लंब रेखा होगी हमेशा किसी भी डायग्राम के लिए हाइट का ही काम करेगा। तो ये जो BD होगा वो क्या है, हाइट हो जाएगा, तो भाई 1/2 AC इंटू BD हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर हम ऐसी रखे हैं तो ये बेस हो गया और ये इसका AB क्या हो गया, हाइट, तो 1/2 AB इंटू AC, तो 1/2 दोनों साइड का क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा हमारा ये वाला कंडीशन। ये क्षेत्रफल का है। ठीक है, तीसरा चीज, इसमें अगर हमारा AB का वर्ग है, देखो भाई अलग अलग कंडीशन है, सवाल में अलग अलग नाम देगा तो आपको निकालना कैसे, ये पांचों चीजें बताएंगे। देखो यहाँ पर आपको BD AD DC का नाम है, यहाँ पर AB AD और AC का नाम है, तो नाम अलग अलग है ना, सूत्र लेकिन एक ही है, सभी इसी के ही सूत्र हैं। तो इनको समझ कर रखना है कि अगर हमारे पास AB का वर्ग है, लंब रेखा का अगर वर्ग है, तो वो आपका AD और AC के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये वाला थ्योरम कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये सिमिलर ट्राइंगल से आया है। कहाँ से आया है, सिमिलर ट्राइंगल, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, वहां से निकलेगा ये। ठीक है, ये भी सिमिलर ट्राइंगल से निकलेगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AC, और ये भी सिमिलर ट्राइंगल से निकलेगा 1/BD का स्क्वायर इक्वल टू 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर, सब सिमिलर ट्राइंगल का। नीचे ये एरिया का है ये इसका प्रॉपर थ्योरम, आपको कोई बुक पढ़ोगे तो ये एक ही तो दिखेगा, एरिया वाले पढ़ोगे तो ये दिखेगा, फिर सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ोगे तो ये सब आएगा। तो हमने सारे चीज़ को एक साथ कर दिया है। क्लियर है, ताकि आपको एक साथ दिख जाए समकोण त्रिभुज के कंडीशंस। ये वाला भी प्रमेय आपको पेपर में बहुत पूछता है कि यदि ABC एक क्या है, मेरे पास त्रिभुज है, ABC खाली एक क्या है, त्रिभुज, कोण B का अर्धक रेखा, कोणार्धक जिसे कहते हैं, कोणार्धक रेखा, ठीक है, या समद्विभाजक रेखा। अब ये होता क्या है, जब हम भुजाओं को विभाजित करते हैं तो समद्विभाजक नाम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम कोण को करते हैं तो कोणार्धक कहते हैं, या कोण समद्विभाजक कहना पड़ेगा उसको, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कोण समद्विभाजक है, भुजा समद्विभाजक नहीं है। दो तरह से भाई समद्विभाजक, भुजा का करोगे दो भाग होगा, कोण को करोगे तो कोण से बताना पड़ेगा, कोण समद्विभाजक है, और एक भुजा समद्विभाजक होगा। तो ये कोण समद्विभाजक है, कोण B का क्या करिए, समद्विभाजक रेखा खींचे, और इसी के संगत में क्या है, C है, लेकिन C का इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल का समद्विभाजक किए, तो ये कहीं ना कहीं आपस में जाकर मिलेगा। पैरेलल लाइन तो है नहीं, तो पैरेलल लाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन ये पैरेलल लाइन ना होगा, क्यों, क्योंकि कोण B और कोण C का बाह्य कोण जो होगा, एंगल अलग अलग है, तो बाइसेक्टर रेखा भी अलग अलग एंगल से खिंचाएगा ना, तो जब अलग अलग एंगल से खिंचाएगा तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो जहां पर मिलेगा वो तीसरे कोण के क्या होगा, आधा के बराबर होगा। अगर मान लो ये x है तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, x/2 हो जाएगा। ये भी थ्योरम ध्यान रखना, सवाल पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है, तो ये आपका कोई भी ट्राइंगल के लिए कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं है यहाँ पर कि समकोण है, समद्विबाहु है, कुछ नहीं, नॉर्मल कोई भी ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, ट्राइंगल है खाली, कोई ये नाम आएगा तो भी सब में लग जाएगा वो। अगला चीज हमारा आगे बढ़ते हैं, तो त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया BC को कहाँ तक बढ़ा दिया, समद्विभाजक थ्योरम में ध्यान रखना। और क्या बोला है, कोण A का क्या किए हो, समद्विभाजक किए हो। कोण A का, कोण का देखो, कोण A है, भुजा A नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कोण, तो कोण A का समद्विभाजक है, मतलब कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो भाई कोण A का समद्विभाजक सीधे जाएगा तो E पर ही
मिलेगा, सामने मतलब BC रेखा को भी प्रतिच्छेद करेगा, इसको प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर जो थ्योरम अप्लाई एप्लीकेबल होता है वो ये होता है कि ABC मतलब कोण B और कोण C का इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ AEC होगा। अब AEC कहाँ है, देखो AE और C होगा, मतलब ये वाला एंगल। भाई हम लंब रेखा तो नहीं बोले ना, कोणार्धक रेखा है ये। अब आपको हालांकि यहाँ पर सीधा दिख रहा है तो लंब बोलोगे, 90 डिग्री होगा बोलोगे, ऐसा नहीं है। ये ट्रायंगल जैसा बनेगा, कोण A अगर 10 डिग्री है तो 5 डिग्री पर एक रेखा आएगी, वो BC को डिवाइड करेगी। जरूरी नहीं है वो क्या बना ले, समकोण बना ले। ये सामने दिख रहा है आपको सीधा लाइन, तो बोलोगे सर यहाँ समकोण बन रहा है क्या, तो जरूरी नहीं है समकोण बने, बन जाएगा तो बताएगा ये सूत्र जो है। तो कोण B और कोण C का जो योग होगा वो 2 गुना आप कोण AEC के बराबर होगा। ये एक्चुअल में ये लाइन जो है ना तिरछा खिंचाएगा, ऐसे बता देता हूँ, ये ऐसे खिंचाता है, ये इस तरह से। तो ये वाला जो C कोण आएगा ना उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। हालांकि वो सीधा दिख रहा है, ट्रायंगल वैसे ही बना है इसलिए सीधा दिख रहा है वो। हाँ हाँ जी, एक मिनट, सॉरी माफ करिएगा, ठीक। ये कोण B है और ये कोण C है, यही है ना, ACD बोला है, ACD बोला है। तो कोण B और कोण C का जो योग होगा वो 2 गुना कोण AEC के बराबर होगा, ये वाला कोण के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे लाइन क्या लिखा है, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कोई त्रिभुज के कोण, जैसे मान लो यहीं पर समझो ये एक त्रिभुज है, अगर इसका कोणार्धक रेखा खींचे और ये BC को बराबर भाग में काट दिया, अगर BC को बराबर भाग में काट दिया तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। क्लियर हो गया, समद्विबाहु नहीं, अच्छा सॉरी, समद्विबाहु बोला है मतलब आइसोस्केलेन ट्रायंगल होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु, 2 भुजा समान। कितने भुजा समान, 2 भुजा समान। आ जाओ, ये सब थ्योरम बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम हैं। सवाल बोल रहा है कि अगर PQR एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल का नाम लिया क्या, नहीं लिया। कोण Q जो है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, 90 डिग्री से छोटा, Q तरफ छोटा है, मतलब Q छोटा है, 90 डिग्री बड़ा है। तो 90 डिग्री से Q क्या है, अगर छोटा है, तब की स्थिति में अगर हम QR पर लंब डालेंगे, PS रेखा को क्या किया, QR पर लंब डालो। लंब का सिंबल बताया था मैं आप लोग को, उल्टा T होता है, इसको समझिएगा। उल्टा T मतलब क्या है, लंबवत रेखा है। तो किस पर लंबवत रेखा है, तो ये QR पर लंबवत रेखा कौन है, PS है। तो उस स्थिति में जो PR का स्क्वायर होगा, ये वाला, वो PQ के स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना। तो ये जो PR का स्क्वायर होगा, ये वाली रेखा जो होगी वो PQ का स्क्वायर और QR का स्क्वायर में 2 गुना आप QR एंड QS को घटाएंगे, QR एंड QS को घटाएंगे तब मिलेगा। ये भी थ्योरम है, पढ़िएगा तो समझ में आएगा वो। यहाँ पर क्या खींचे हैं, ये पैरेलल लाइन खींचे हैं। यहाँ पर जब हम कह रहे थे तो पैरेलल लाइन की बात नहीं कहे थे हमने, कोई भी एक रेखा खींचेंगे लेकिन वो कोण A का आधा से गुजर रहा है, बस। यहाँ पर आधा से गुजर रहा वाला बात ही नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं PS से। PS लाइन जो है क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, किस पर, उसके सामने वाली भुजा QR पर। तब की स्थिति में PR का स्क्वायर जो होगा वो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2QR या RQ का हो तो एक ही बात है, इंटू QS, ये वाला हिस्सा। क्लियर हो गया, ये लगेगा, ध्यान रखें। अगर इसी में थ्योरम में अगर ये अंदर ना होकर के बाहर दिखेगा, ये अंदर में है, ये अंदर में परपेंडिकुलर लाइन है। अगर भाई त्रिभुज ऐसा है तो अंदर बन सकता है, लेकिन हो सकता है वो बाहर भी बने। जब ऐसा लेटा होगा तो लंबवत रेखा इधर तो आएगा नहीं कभी, लंबवत रेखा तो इधर रहेगा। तो लंबवत रेखा अगर बाहर खींचा जाएगा तब की स्थिति में Q इज ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है। Q अगर 90 डिग्री से बड़ा है तब की स्थिति में PS QR पर ही क्या है, अभी भी पैरेलल है। दोनों एक ही सूत्र है, बस ये है कि यहाँ अंदर में परपेंडिकुलर लाइन हो रहा है, यहाँ बाहर परपेंडिकुलर लाइन हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, Q जो एंगल है वो 90 से छोटा है तब अंदर बनेगा, और ये जो Q है वो 90 से अगर बड़ा होगा तो वो परपेंडिकुलर लाइन बाहर खिंचाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर प्लस का कॉम्बिनेशन लगेगा, माइनस आ रहा था वहीं पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, बाकी सेम रहेगा दोनों का। क्लियर हो गया जी। आगे आते हैं अगला सवाल, ये भी आपका बहुत प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग, कोई भी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे के वर्ग और इसी भुजा के माध्यिका के वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है। ये माध्यिका का थ्योरम है, ध्यान रखना, इसका थ्योरम है, माध्यिका का थ्योरम है। तो ये बोल रहा है कोई भी 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, हमने कहा AB और AC का वर्ग वो क्या होगा, 2 गुना AD का वर्ग बोला है ना। देखो तीसरी भुजा के आधे, तीसरी भुजा हमारा क्या है, BC का आधा का वर्ग और उसी भुजा के माध्यिका, ये माध्यिका लाइन है AD जो है वो क्या है, माध्यिका के वर्ग के योग का 2 गुना होगा। योग का क्या होगा, 2 गुना होगा। एक बार फिर समझ लो, मैंने AB और AC 2 भुजा खींचा तो इसी शीर्ष से
जिसमें ए बी और ए सी जाकर मिले हैं ना, वहीं से माध्यिका खींचूंगा। वहीं से क्या खींचा, ध्यान समझना, इनका वर्ग जो होगा ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, वो तीसरी भुजा के वर्ग का, सॉरी तीसरी भुजा के आधा का वर्ग प्लस इसके जो माध्यिका होगा उसका वर्ग का योग का उसका क्या करेंगे, सामने 2 गुना लगाएंगे। ठीक है, अभी दिख जाएगा, चित्र के साथ आता है। एक समबाहु त्रिभुज में यदि एक भुजा BC को D पर त्रिविभाजित किया गया, त्रिविभाजित मतलब 3 भाग, कितने भाग, 3 भाग, ट्राई सेक्टर, जैसे बाई सेक्टर होता है वैसे ये क्या है, ट्राई सेक्टर है। तब के स्थिति में यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का नाम लिया है, किसका नाम लिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो समबाहु त्रिभुज में यदि हमारा भुजा BC है, क्या है भुजा, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। बिंदु D जो है वो किस भाग में डिवाइड करता है, 3 भाग में डिवाइड करता है। एक भाग ये, और ये परपेंडिकुलर लाइन है AM, वो उसको भाग मत गिनना। ठीक है, एक भाग और आएगा, 3 भाग में अगर बराबर विभाजित करता है तो उस स्थिति में जो AD का मान होगा वो कैसे निकालेंगे, तो 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AC का स्क्वायर होगा। 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AC का स्क्वायर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ये सब थ्योरम सिद्ध कर चुके हैं, इसको सिद्ध करने के लिए आपको नहीं बताया जाएगा, आपको याद करवाया जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, पता चल रहा है वहीं सिद्ध करने बैठ रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। क्लियर हो रही बात है, इसलिए याद करना है, चित्र को देख देख कर, चित्र को समझ समझ कर। पेपर में आएगा तो डायरेक्ट दिखेगा, और चित्र से समझे रहोगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक, समद्विभाजक थ्योरम है ये भी। अगर कोण B और कोण C का क्या है, समद्विभाजक है, तो कहीं ना कहीं मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, क्या कहते हैं, यही तो अंतः केंद्र है कोण समद्विभाजक ही। लंब समद्विभाजक क्या बनाएगा, परिकेंद्र बनाएगा, ये क्या बनाएगा, अंतः केंद्र बनाएगा, और क्या कुछ तो है नहीं। तो कोण B और कोण C का समद्विभाजक रेखागर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके व्यापम और PSC के लिए ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसका अगर आधा से रेखा गुजारा तो कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलेगा। तो जो मिला गया है, तो यहाँ पर एक BOC कोण बना कि नहीं, देखो ये वाला कोण ऐसे बना, तो ये जो कोण होगा इसमें 2 तरह से होगा। एक तो अंदर में कोण समद्विभाजक, ये अंदर वाला है, इसी के जस्ट बात पढ़ेंगे बाहर वाला। तो अंदर में अगर कोण समद्विभाजक होता है तो ये जो कोण होगा BOC, वो 90 डिग्री, आप कोण A का 90 डिग्री प्लस कोण A का क्या होगा, आधा होगा। यहाँ पर देखो, यही थ्योरम मैं कल भी बताया था, त्रिभुज के साथ खींच के बताया था, तो वो 2 गुना होता है उसका। बोला था कि ये वाला त्रिभुज वृत्त के साथ ही लगेगा तब होगा, खाली अगर त्रिभुज आएगा तो 2 थ्योरम आएगा। बोला था 90 डिग्री अगर अंदर है तो 90 डिग्री प्लस कोण तीसरा जो होगा, भाई 2 ठोक जिसका विभाजन किया उसको नहीं, एक और भाई कोण, त्रिभुज में कितने तो कोण होंगे, 3 कोण होंगे, तो 2 ठोक का समद्विभाजक किए हो, तो जहाँ पर मिलेगा वहाँ का जो एंगल बनेगा वो तीसरे कोण का आधा प्लस 90 डिग्री, तीसरे कोण का आधा प्लस, इसी में अगर बाहर में होता है, देखो अगर बाहर में हो गया, BC का अंदर ना होकर के क्या हो गया, बाहर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, कोण A का आधा माइनस हो जाएगा, तो ये वाला एंगल निकलेगा, ये वाला। क्लियर हो रहा है, ये क्या निकलेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस कोण A का आधा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बातें हुई हैं, कोई भी त्रिभुज में अगर अंदर में 2 कोणों का समद्विभाजक रेखा गया है तो 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का आधा होगा। अगर 2 कोण का हमने बाहर से समद्विभाजक किया है, कोण का समद्विभाजक किया है, भुजा का नहीं, इसका कोण का, तो उस स्थिति में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस तीसरे कोण का आधा। क्लियर हो गया। आइए इसी में बात करते हैं, ये भी आपका माध्यिका वाला थ्योरम है। क्या वाला थ्योरम है, देखो ABC में त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ये बहुत काम आएगा अभी पेपर में आपका, अच्छा थ्योरम है, बेहतरीन थ्योरम में से एक, ये माध्यिका से ही निकला है प्रमेय, कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग, त्रिभुज ABC है तो इनके वर्गों का जो योग होगा उसका 3 गुना इनके माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर होता है। इनके भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना इनके माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर होता है। ये सवाल ना थ्योरम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यदि त्रिभुज ABC दिया गया है, उसमें AD, CF और BE अगर हमारे पास माध्यिका है तो निम्नलिखित संबंध सही है या निम्नलिखित संबंध गलत है, दोनों हो सकता है। तो सही को पूछने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित संबंध सही कौन है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, तीनों के भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना तीनों हमारे माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना के बराबर होता है। ठीक हो गया, समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पर ना आपको रेशियो अगर पूछेगा तो इनके भुजाओं के वर्गों का योग और इनके माध्यिकाओं के वर्गों के योग का रेशियो क्या है, तो क्या होगा 4/3। ये इधर आएगा नीचे और ये 3 इधर से इधर जाएगा,
तो 4 बटे क्या हो जाएगा 3, और भुजाओं के वर्गों का योग और माध्यिकाओं के वर्गों का योग नीचे आ जाएगा। तो ये रेशियो भी पूछा जा सकता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। आ जाओ, अब ये सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? कांग्रुएंस ट्राइंगल। सर्वांगसम से मतलब क्या है? ट्राइंगल को छोड़ो, सर्वांगसम होता क्या है ये पहले जानो। सर्वांगसम मतलब जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होगा। और एक होगा आपका समरूप, ये क्या होगा? सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले, है नहीं, दिखने वाले, दिखता एक जैसे है। यहाँ पर क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम का सबसे बेस्ट उदाहरण ये है कि आप अपने हथेली को एक दूसरे पर चढ़ा दीजिए। जब एक दूसरे पर चढ़ाएंगे तो एक दूसरे को ये पूरा पूरा ढक लेता है। इधर से देखो चाहे इधर से देखो, करके देखो, तो ये है सर्वांगसम त्रिभुज। ये क्या है? सर्वांगसम शब्द है, त्रिभुज तो त्रिभुज जैसे दिखेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? इस हाथ की जो उंगली है उनकी जो लंबाई है, इस हाथ की उंगली की लंबाई के क्या हुआ? बराबर। दूसरा चीज, मैंने ये वाला एंगल बताया है, तो ये भी उसी एंगल पर जाके ऐसे रह रहा है, तो इनका एंगल भी क्या हो रहा है? अगर ऐसे किया तो ऐसे भी हो जाएगा, दोनों एक साथ। तो सभी के बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज में कितने भुजा होगा और कोण कितने होंगे? 3। तो तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान होंगे। संगत भुजाएं बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं? अब भाई देखो, ये वाली उंगली को आप ये वाली उंगली से नापोगे तो कैसे एक दूसरे को ढक पाएगा? नहीं ढकेगा ना। ये वाली उंगली तो बड़ी है और ये वाली उंगली छोटी है कि नहीं है? अब ये छोटी वाली उंगली को आप इससे नापोगे तो ऐसे कैसे होगा? तो संगत भुजाएं होंगी, ये इससे जो ये वाली लास्ट वाली उंगली इस हाथ के लास्ट वाली उंगली से ऐसे, तो इसको बोलते हैं संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। बातें समझ में आई? संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर होगा तो उसको हम कहते हैं सर्वांगसम। अब त्रिभुज है तो संगत भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होगी? संगत में तीनों भुजा क्या होता है? अब देखो 3 भुजाएं संगत कैसे होगा, आइए समझते हैं। ये मान लेता है, अब देखो इसका समरूप बनाऊंगा ना तो इसी का कोण लेना पड़ेगा मेरे को सेम। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास ये ABC है, ये PQR है, तो संगत भुजाओं का मतलब है AB का संगत भुजा जो है वो PQ है, BC का संगत भुजा कौन है? QR है, और AC का संगत भुजा कौन है? तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा है कि AB बराबर क्या है? PQ है, AC बराबर क्या होगा? PR होगा, और BC बराबर क्या होगा? QR होगा। ये कंडीशन हो गया, भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा कंडीशन कि कोण Q बराबर क्या होगा? कोण Q बराबर क्या होगा? कोण B क्या होगा? संगत कोण है ना ये और ये। वैसे कोण A बराबर क्या होगा? कोण P, और कोण का आपका C बराबर क्या होगा? कोण R। इस तरह से होगा, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं भी बराबर। अब इसको सिद्ध करने के सवाल पूछे जाते हैं कि किस किस थ्योरम से हम सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। तो उस थ्योरम का नाम को याद रखना, सब कथा कहानी लिखा हुआ है, खाली नाम को याद रखना, कौन कौन से हम कर सकते हैं, क्या नहीं आएगा। ठीक है, दोनों चीज सवाल अभी SSC CGL में कई बार आ चुका है कि कोई भी 2 ट्राइंगल है तो सर्वांगसम सिद्ध होने के क्या कंडीशन है। तो अभी पहला कंडीशन हमने समझा कि सभी संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर, और संगत कोण क्या होंगे? बराबर, तब वो क्या हो जाएगा। लेकिन सवाल में ऐसा ना करके उसके थ्योरम को पूछेगा। किसको पूछेगा? तो आइए पहला थ्योरम जो है वो क्या है, देखो ये अभी जो बताया वही है। थ्योरम की बात करें तो देखो, त्रिभुज की सर्वांगसमता से संबंधित प्रमेय, सर्वांगसमता त्रिभुज की सिद्ध कैसे होगा। तो हमने एक बात कही थी, तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो, तीनों भुजाएं बराबर है तो इसको बोलते हैं ट्रिपल एस। भुजा का नाम होता है साइड, क्या होता है, या हिंदी में पढ़ोगे तो भू 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 कहोगे, क्या कहोगे? भू भू भू, ऐसे लिखा रहता है, भुजा भुजा भुजा। तो पहला प्रमेय आएगा भुजा भुजा भुजा, जिसको हम SSS क्या कहेंगे? कांग्रुएंसी थ्योरम है ये, SSS। SSS जो होगा वो समरूप त्रिभुज में प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना। सर्वांगसम त्रिभुज के लिए प्रयोग करते हैं SSS। किसके लिए प्रयोग करते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज के लिए प्रयोग करेंगे कि दोनों सर्वांगसम की स्थिति अगर पैदा करनी है तो तीनों साइड को आपको क्या करना पड़ेगा? समान बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो साइड है PQ, इसका DE, इसका PR तो इसका DF, और इसका QR तो इसका EF। उसी को बोलते हैं साइड 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 प्रमेय, भुजा 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 प्रमेय। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं तो दूसरा चीज आएगा आपका सेकंड प्रमेय इसी पर आधारित कि भाई कोई थ्योरम है, कोई 2 त्रिभुज है, उसको सर्वांगसम कैसे सिद्ध कर सकते हो। तो दूसरा कंडीशन है साइड एंगल साइड, क्या होगा? SAS। अगर 2 साइड यहाँ पर ऐसे बराबर हो गए और इनके बीच का कोण बराबर हो गया, ये संगत कोण, तो वो क्या कहला जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज कहला जाएगा। देखो ये कोण Q बराबर कोण E है, और ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये QP और ED बराबर है। QR और EF क्या है? तो इनको जो मिलाने वाला रेखा वो भी तो बराबर होगा ना, क्यों? क्योंकि केंद्र प्रोजेक्शन जो जाएगा केंद्र, वो तो डिस्टेंस सामने में बराबर बनाएगा ना वो तो ये वाला PR और DE क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो भाई सभी भुजा बराबर हो गए यहाँ पर, फिर से कंडीशन, तो सर्वांगसम कहला जाएगा।
तो साइड एंगल साइड, पहले क्या आया था ट्रिपल एस, फिर उसके बाद साइड एंगल साइड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका आएगा अगला नंबर ए एस ए, एंगल साइड एंगल। दो एंगल समान है, जैसे क्यू और ई समान है, आर और एफ समान है, और क्यू आर जो है ई एफ की बराबर दूरी पर है, सेम डिस्टेंस बराबर है दोनों का, तो उस स्थिति में ये फिर से क्या हो जाएगा, सर्वांग त्रिभुज कहला जाएगा। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, कितने थ्योरम हो गए, 3। पहला क्या था, साइड साइड साइड, दूसरा क्या था, साइड एंगल साइड, और तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। अभी आएगा राइट हैंड थ्योरम आता है, इसमें ध्यान रखेगा। अगला थ्योरम आएगा आपका चौथा, पांच प्रकार से बनाते हैं, एक और आएगा पांचवा, उसको राइट हैंड थ्योरम कहेंगे, RHS कहते हैं उसको। चलिए देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल AS, मतलब दो ठो एंगल समान है दोनों त्रिभुज के, और एक ठो साइड समान है। ये Q और R, E और F, मतलब Q का संगत E बराबर है और R का संगत F बराबर है, और उसके बाद मान लेते हैं कि PR और DF बराबर है, तब की स्थिति में भी ये क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा, और उस त्रिभुज का नाम को थ्योरम प्रयोग करेंगे तो कहेंगे एंगल एंगल साइड। क्या कहेंगे, एंगल एंगल साइड। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखो आपका आ गया, RHS बोला था ना अभी, क्या बोला था, राइट हैंड साइड थ्योरम। कौन सा थ्योरम, यदि एक समकोण त्रिभुज, ये किस पर लगता है, ये ध्यान रखना, राइट हैंड साइड थ्योरम। अब हम बात करते हैं समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल। इसके भी बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है। सर्वांगसम में सवाल नहीं आता, क्यों, बराबर होता है ना सब, तो एक को दिया तो दूसरा दे दिया, तो पूछेगा किसको, तो वहाँ पूछता नहीं है वो, तो इसीलिए वो थ्योरम से बनाता है कि दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज से, कि सर्वांगसम त्रिभुज होने के कंडीशन क्या है और उनके क्या क्या थ्योरम लग सकते हैं। ठीक है, या क्या थ्योरम नहीं लगेगा। 5 थ्योरम लगता है तो 3 को देगा ऑप्शन में, एक को बोलेगा नहीं लगता है, उसको बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वांगसम त्रिभुज के 5 थ्योरम होते हैं, साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, और राइट हैंड साइड। 5 थ्योरम हो गए। अब बाकी बोलेगा वो एंगल एंगल थ्योरम लग पाएगा क्या सर्वांगसम त्रिभुज के लिए, तो नहीं लगेगा। एंगल एंगल कहाँ बताएं उसमें, एंगल एंगल साइड बताएं खाली एंगल एंगल बोलेगा तो समरूप त्रिभुज में लगता है वो, अभी आएगा इसमें। ठीक है, तो हमारा समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। समरूप त्रिभुज का मतलब है उसी के समान दिखाई देने वाला। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या है, उसी के समान दिखाई देने वाला। जैसे आप लोग संगी बोलते हो ना, तो महाप्रसाद पूजा पाठ करवा के हो जाता है ना, उसी को संगी बोलते हो, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में गिया कहते हैं, महाप्रसाद कहते हैं, मितान कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग भाषा प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं उनका गुण मिलता है। या तो उसके पास 4 ट्रैक्टर है, उसके पास भी 4 ट्रैक्टर है, तो दोनों महाप्रसाद बदले मितान हो गए, ऐसा होता है। कई ऐसे भी होते हैं, उनका भी 2 बच्चा, इनका भी 2 बच्चा, तो दोनों महाप्रसाद हो गए। गिया गिया कह के सुने हो गए आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में, गिया अम्मा गिया बाबू, इसका मतलब है समान दिखने वाले कुछ न कुछ रूप से, जरूरी नहीं है शकल से हो। अब कई ऐसे भी होते हैं शकल से भी समान दिखाई देते हैं, होता है ना, बोलते हैं कि विश्व में एक जैसे चेहरे के 7 रूप हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो दिखाई देने वाला, जरूरी नहीं है कि उसका रंग वैसी हो, दिखाई वैसी देता है, ऐसा है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखे होंगे ताजमहल, कितने लोग गए हो आगरा, एक मुस्कान तो जाएगी क्योंकि उसका तो फिक्स है, और कोई इधर ताजमहल कहाँ देखे हो उड़ाते हुए, तो फोटो में देखा। अरे तो फोटो में देखे हो तो फोटो में तो जाओ ना, गिफ्ट दुकान में, वहां दिख जाएगा तुमको, नहीं दिख जाएगा जी? एक ही पार्क में बनाया जाए ना। अरे भाई उसी को उदाहरण मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अगर आगरा जाके आप ताजमहल देखोगे और यहाँ चले जाना, वो कानन पिंडरी के आगे क्या है खोजी, वंडर वर्ल्ड, उसमें भी तो ताजमहल है, तो क्या उसी को ताजमहल समझ के पकड़ लोगे क्या? ताजमहल का बनावट, उसका लंबाई, उसकी जो खंबे की मोटाई, उसका जो एरिया, उसी के जैसे दिखने वाला, ये छोटा है तो उसी के जैसे दिखने वाला है ना, तो वो हो गया सिमिलर। वो क्या हो गया, अब यहाँ पर दोनों हाथ पैसे रख के मत देखना, यहाँ गलत हो जाएगा। दोनों हाथ एक दूसरे को ढक लेता है तो उसको सर्वांगसम कहते हैं, जब एक दूसरे को ढक लेगा। तो बताओ आप गिफ्ट दुकान में जाओगे तो एक ताजमहल है और आगरा के ताजमहल, दोनों को अगल बगल रखोगे तो ढक लेगा क्या? वो तो उसके सामने कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन दिख तो ताजमहल रहा है। बोलोगे ना देख के कि ये गिफ्ट ताजमहल वाला गिफ्ट है, और वहाँ आगरा जाके देखोगे तो वो अलग है। वो जो चीज़ें दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, समान अगर दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो समरूप शब्द कहते हैं। अब ये त्रिभुज के साथ है तो सिमिलर ट्राइंगल होगा। क्या होगा, सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल की क्या क्या स्थितियां हैं आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या क्या होता है सुनो, आगे सब कथा कहानी मिलेगा तुम लोग को। सिमिलर ट्राइंगल होता क्या है, ये 2 पॉइंट लिखा गया है, देखो यहाँ पर। उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। संगत भुजा के ऊपर प्रयोग किया है, अभी जो हमने संगत भुजाएं बराबर होती है बोला था, यहाँ पर क्या होता है,
अनुपातिक रूप से समान होता है। समान तो होता है लेकिन शब्द क्या आ गया एक्स्ट्रा, रेशनल रूप में क्या होगा, ये इक्वल होगा, रेशियो के साथ इक्वल होगा, तभी तो ऐसे दिखेगा जी। नहीं तो पता चला एक खंभा ऐसे गिरा है तो कहाँ होगा वो भाई। अगर किसी खंभे, अगर मान लो ताजमहल का उदाहरण लो, चार खंभे अगर चारों साइड है और पता चला कि आप जो गिफ्ट देख रहे हो उसमें एक खंभा तो गायब है, तो फिर दिखेगा क्या ताजमहल? उसको बोलोगे सर ये ताजमहल नहीं दूसरा डिजाइन है, बोलोगे कि नहीं? तो वही बात है, जो ताजमहल के खंभे हैं उन्हीं के सेम रेशियो से छोटा वाला बना दिए गए, तो रेशियो उनका क्या है, भुजाओं का समान है। तो यहाँ पर ट्राइंगल में रेशियो समान होगा, किसका? उनके भुजाओं का। भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। बोलो एक बार, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात बराबर होगा। भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर नहीं होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हुआ चीजें? दूसरा चीज, इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर। अनुपातिक शब्द यहाँ नीचे नहीं आया है, वहां भी वही था, संगत भुजाएं बराबर, यहाँ भी है संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर, वहां भी था संगत कोण बराबर सर्वांग सम में, यहाँ भी संगत कोण बराबर। अब कोण को अनुपातिक कैसे खींचोगे? कोण तो कोण है भाई, भुजाएं अनुपातिक हो सकती है, कोण अनुपातिक नहीं होता है, ठीक है? भुजाएं अनुपातिक हो सकती हैं, कोण तो वही बनाना पड़ेगा आपको। तो कोण समान होता है, जो भुजाएं होंगी वो समान नहीं होता है, अनुपातिक रूप से समान होता है। दो स्थितियां होती हैं इनको पहचानने की। अब ये दिखेगा कैसे? आ जाओ यहाँ पर देखो, ये देखो दिख रहा है अच्छा से। तो कोई भी एक ए बी सी है और पी क्यू आर है, ए बी सी और क्या है? पी क्यू आर। इसमें ए बी बराबर पी क्यू हम नहीं लिख सकते, क्लियर हो रहा है? ए बी बराबर पी क्यू नहीं होगा, अगर बराबर हुआ तो फिर सर्वांग सम हो जाएगा, कंग्रुएंस हो जाएगा। यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा जी? अनुपातिक होगा। तो यहाँ पर अनुपातिक होगा तो देखो ये नीचे लिखा गया है कि ए बी का संगत भुजा क्या है? बोलो उस त्रिभुज के लिए पी क्यू। अच्छा, BC का संगत भुजा क्या है? QR है। और AC का संगत भुजा क्या है? PR है। तो ये आपस में क्या होगा? सब बराबर होगा, ये आपस में सब क्या होगा? इसके और बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये जो ऐसा दिख रहा है ना, इसी से हम समझते हैं समरूप त्रिभुज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। क्या है ये? अच्छा, सर्वांगसम के लिए क्या होगा उसको भी मैं बता देता हूँ। ये सर्वांगसम का है, ऐसा नीचे लाइन बराबर का रहेगा। ये किसका है? सर्वांगसम का सिंबल है। और ये किसका है? समरूप का सिंबल है। किसका सिंबल है? ये सर्वांगसम और ये समरूप का सिंबल है। क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ? ठीक है। तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी? अब बहुत सारे शब्द मिलेंगे, एक साथ बता रहा हूँ, इसीलिए एक साथ नहीं बता रहा हूँ इस कारण, क्योंकि सब होच पोच हो जाएगा। एक सवाल यहाँ से बनता है कि संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी? अनुपातिक रूप से बराबर होंगी। बराबर डायरेक्ट मत बोलो, अनुपातिक रूप से बराबर बोलो। क्लियर हो गया? दूसरा चीज, यही अगर देखा जाए तो ये कंडीशन आएगा क्षेत्रफल का। किसका? तो क्षेत्रफल को जानने से पहले इनके परिमाप और माध्यिका का भी देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आ जाओ, ये शब्द को पहले पढ़ो, फिर क्षेत्रफल को देखेंगे बाद में। दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? बराबर। ये तो क्षेत्रफल वाला शब्द है। यहाँ पर देखो, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के, अच्छा ये क्षेत्रफल का बता रहा है। रुको जी, एक शब्द हम पहले तो, सब क्षेत्रफल का है। अरे कुछ दे नहीं रहा है क्या? कहीं पर नहीं दिया होगा तो आपको ऐसे ही बताएंगे जी। आ जाओ, लिखा होगा ठीक है, नहीं लिखा होगा तो बताएंगे आपको। ये सब कंडीशन किसका है? क्षेत्रफल के कंडीशन है। इसके कंडीशन है? क्षेत्रफल के कंडीशन है। आपको इधर ही बताया होगा शायद, नहीं बताया। ठीक है, तो बता देते हैं हम, ध्यान रखिएगा। इनकी जो माध्यिकाएं होंगी वो भी अनुपातिक रूप से बराबर होंगी। माध्यिका होगी वो भी क्या होगी भाई? जैसा भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात है, वैसे ही माध्यिकाओं का भी अनुपात होगा। और तीसरा चीज, इनके जो परिमाप होंगे, परिमाप समझ गए? पेरीमीटर। परिमाप किसे कहते हैं? हिंदी में नहीं पूछ रहा हूं मैं तुम लोग को, अंग्रेजी में नहीं पूछ रहा हूं। परिमाप मतलब क्या होता है? बाहरी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब क्या होता है? तो बाहरी भुजाओं को जोड़ेंगे तो इस त्रिभुज का जो भी बाहरी भुजाओं का योग आएगा, इस त्रिभुज के जो भी बाहरी भुजाओं का योग आएगा, उसके अनुपात भी क्या होंगे? ये भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ से एक थ्योरम लगता है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर है, तो यहाँ पर ये भी होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का अनुपात नीचे क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ये क्या है? परिमाप है। ये क्या है? तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप शाब्दिक रूप से लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? परिमापों का जो वैल्यू होगा वो भुजाओं के संगत जो अनुपात है उनके क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल प्रमेय क्या होता है? क्षेत्रफल प्रमेय होता है कि दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा। तो जो संगत भुजाओं का हमने अनुपात देखा है ना, उन्हीं का स्क्वायर लगा दोगे तो इनके क्षेत्रफल का क्या निकल जाएगा? रेशियो निकल जाएगा।
तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, जो संगत भुजाएं हैं ए बी अपॉन क्या है पी क्यू, बी सी अपॉन क्या है क्यू आर और ए सी अपॉन क्या है पी आर है, तो इनके स्क्वायर लगा देंगे तो वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये जो चीजें हैं जो अभी बताया मैं उधर यहीं पे लिखा है, देखो पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और आपका बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन आर पी होता है या पी आर होता है। क्लियर हो गया। तो पेरीमीटर का अनुपात में नॉर्मली संगत भुजाओं का अनुपात होता है, लेकिन क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजा के क्या लगेगा, वर्गों का अनुपात लगेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ। अब क्षेत्रफल होता है तो क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के। संगत क्या होगा, शीर्षलंब। शीर्षलंब शब्द समझ में आ रहा है, क्या है शीर्षलंब, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड होगा तो उसमें भी संगत चलेगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। दो त्रिभुज है ना, तो दोनों का एल्टीट्यूड जो आएगा उनके भी क्या होगा, अनुपातिक रूप से वर्ग करेंगे, उसके बराबर होगा क्षेत्रफल। दूसरा चीज लाइन कह रहा है कि संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात। माध्यिका किसे कहते हैं, क्लियर है। मीडियन किसे कहते हैं, क्लियर है। तो उनके भी संगत जो माध्यिका होंगे उनका जो अनुपात होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। इनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर तो हो ही रहा है, ये तो हमने पढ़ के आया। लेकिन उनके शीर्षलंब और माध्यिका, इनके भी संगत जो माध्यिका होंगे उनके अनुपात या संगत शीर्षलंब होंगे उनके अनुपात के वर्ग के बराबर ही होगा कौन, क्षेत्रफल। किसका, समरूप त्रिभुज का। ठीक है, तीसरा लाइन इन्होंने लिखा है संगत कोण समद्विभाजक खंडों के वर्गों के अनुपात के, लाइन खत्म। अच्छा, यही बोल रहा है कि संगत कोण समद्विभाजक खंडों के वर्गों के अनुपात। ये क्या बोलना चाहता है, एक मेरे पास क्या है, ट्राइंगल है, एक मेरे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया क्यू, और एक और ट्राइंगल है, छोटा सा बनाना पड़ेगा जो बाकी सेम दिखे बस। तो ये देखो, ये वाला एंगल का समद्विभाजक और ये वाला एंगल का क्या है, ये समद्विभाजक, एंगल का समद्विभाजक है ना। तो इनकी जो होगा रेखा यहाँ तक टच करेगा और यहाँ तक टच करेगा, तो इनके भी क्या होगा, वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, वो बोल रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये तो पहले ही पढ़ के आ गए हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होगा, पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। अच्छा, दूसरा चीज, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, देखो ये पे चित्र बना के बता देता हूं। अरे यार, ये बताओ, अगर भुजाओं को मैं बीच से काटूंगा तो आधा होगा क्यों, आधा हो जाएगा। तो जब वर्ग लगाऊंगा तो उसी आधा का स्क्वायर लगेगा, और क्या, उसी आधा का क्या लगेगा, तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं, वही 1/4 है। अब क्या ही बताऊं तुम लोग को, खींच के वो खींचूंगा तो थोड़ी समझ में आ जाएगा। वो सूत्र है, ठीक है, कि भैया आप अगर आपका एक त्रिभुज है, मान लेते हैं नॉर्मली कोई एक त्रिभुज है, दूसरा एक त्रिभुज है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि मध्य बिंदुओं के को मिलाने से बनी त्रिभुज। तो देखो, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा ऐसा, ठीक है, और इनके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा ऐसा, बनेगा। तो ये वाला त्रिभुज का 1/4 होगा ये वाला त्रिभुज। अगर ये पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर समरूप त्रिभुज है तब। क्लियर हुआ। दो त्रिभुजों के समरूपता के मापदंड, जैसे सर्वांग समता के जो मापदंड थे, क्या क्या थ्योरम आया था, क्लियर हुआ था, वैसे ही आपका समरूप त्रिभुज के मापदंड है। तो ट्रिपल एस इसमें भी आता है, साइड साइड साइड, क्या आएगा, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के संगत भुजाओं के समानुपातिक है, यहाँ वहां बराबर होता था, यहाँ क्या है, समान अनुपात में है, तब की स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तो ये तो आपने याद किया ही है, तो यहाँ से साइड 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 कर लेना याद, ठीक है। अगला, यहाँ पर साइड एंगल साइड, वहां पर भी आया था क्या, यहाँ पर भी आ रहा है, साइड एंगल साइड, क्लियर है। तीसरा चीज ट्रिपल ए, उसमें ट्रिपल ए आया था नहीं, इसमें ट्रिपल ए होता है। तीनों कोण अगर संगत कोण बराबर है तो वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तीनों संगत कोण अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज। अब देखो डबल ए, वहां आया था डबल ए, नहीं आया था। तो डबल ए मतलब दो कोण, संगत कोण अगर बराबर है तो भी क्या हो जाएगा, वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम और है, मूल समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो इसको कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर थेल्स प्रमेय को अलग से पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय भी अपने आप में एक गजब का टॉपिक है। थ्योरम 5 मिनट का है, लेकिन इसके सवाल बहुत गंभीर सत्ता से पूछे जाते हैं, ठीक है। थ्योरम में कुछ रखा नहीं है, लेकिन सवाल बहुत कुछ कहता है। थ्योरम को अच्छे से समय निकाल कर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल के सिलसिले को करते हैं, उसके बाद जो यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है उसको भी पढ़ेंगे। अभी थ्योरम में कुछ और अच्छे 5-6 थ्योरम बचे मात्र, ज़्यादा नहीं बचा।
अगर बताने बोले तो बता ही देता हूँ, 5-6 ही तो बचे हैं, बता दो। चलो, कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम में थेल्स प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है? थेल्स प्रमेय क्या कहता है? त्रिभुज में कितनी भुजा होता है? तो कोई भी एक भुजा के समांतर अगर रेखा ले लो तो बाकी दो शेष भुजा है उसको काटेगा कहीं ना कहीं, काटेगा कि नहीं? कोई त्रिभुज है तो उसका कोई भी एक भुजा ले लो ना आप, उसको समांतर, कोई भी एक भुजा का समांतर रेखा को अगर खींचा जाए तो वो बाकी दो भुजा पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो वो अनुपातिक रूप से प्रतिच्छेद करेगा। किस रूप से प्रतिच्छेद करेगा? ये देखो, जैसे ये क्यू आर का क्या लिया मैं? एस टी पैरेलल लाइन लिया, तो पी क्यू और पी आर को क्या किया? वो प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया। तो ये जो अनुपात होगा ना इनका, ये वाला और ये वाला अनुपात, ये वाले और ये वाले अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय। अच्छा, अब ये अनुपात इधर का बराबर है तो एस टी लाइन पैरेलल लाइन होगा। ये भी होता है इसका इनवर्स। थेल्स प्रमेय का इनवर्स क्या होता है? कि पी एस और क्यू एस का अनुपात पी टी और टी आर के अनुपात के अगर बराबर हो गया तो ये एस टी लाइन क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। इसका इनवर्स है थेल्स प्रमेय का इनवर्स। एक बार फिर से सुन लो, थेल्स प्रमेय बहुत काम का चीज़ है, अलग अलग दृष्टिकोण से भी बताएंगे घुमा घुमा कर, आगे सब पेज में रखा है। कोई भी त्रिभुज है, उनके एक भुजाओं के समांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, बराबर नहीं करता, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो जो अनुपात मैंने कहा कि क्यू आर जो है उसका पैरेलल लाइन क्या है? एस टी है। अब जरूरी नहीं है मैं बीचों बीच बोल रहा हूँ, कहीं पर खींचो आप, ऊपर तरफ खींचो, यहाँ पर, लेकिन पैरेलल होना चाहिए एक भुजा के। या ऐसे भी खींच सकते हो आप, अगर पी आर का पैरेलल लोगे तो कैसे खिंचाएगा? ऐसे खिंचाएगा ना ऐसे, तो बाकी दो भुजा है उनको काटेगा। तो एक भुजाओं का समांतर रेखाएं बाकी दो भुजाओं को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो वो जो प्रतिच्छेद किया है वो समान अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, अब इनकी अलग अलग स्थितियां आएंगी, कैसे कैसे होगा चिन्ह करके रखना। ये तो नहीं आया है, यहीं पर देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अभी हमने समझा कि पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, यही समझा है। यहाँ पर ये भी होगा, पी क्यू अपॉन पी एस इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर अपॉन पी टी, ये भी एप्लीकेबल होगा। टोटल अपॉन ऊपर का हिस्सा, टोटल अपॉन इसके ऊपर का हिस्सा, ऊपर ऊपर नीचे नहीं, दोनों का, इसका टोटल अपॉन ऊपर लिए तो इसका भी टोटल अपॉन। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, एक ही ट्राइंगल पर बनता है। क्या पर बनता है? थेल्स थ्योरम एक ही ट्राइंगल से होता है, लेकिन इसमें सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगता है, क्योंकि पी क्यू आर एक बड़ा त्रिभुज है और पी एस टी एक क्या है? छोटा त्रिभुज है, और दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं। सर्वांग तो हो नहीं सकता, कंग्रुएंसी तो हो नहीं सकती। कौन सा त्रिभुज होगा? समरूप त्रिभुज होगा। इसीलिए समरूप त्रिभुज होने के कारण इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, यही बड़े अगर देखेंगे पी क्यू आर में तो पी क्यू होगा, और छोटे भुजा में देखेंगे तो पी एस होगा। संगत भुजा तो वही होगा ना, पी एस टी का संगत भुजा अगर पी क्यू आर से देखोगे तो पी क्यू और पी एस बराबर है, अनुपातिक रूप से बराबर है। तो इनका अनुपात इधर से देखोगे पी आर और पी टी के अनुपात के बराबर। तो कौन सा थ्योरम लग रहा है यहाँ पर? समरूप त्रिभुज का थ्योरम लगता है। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पी क्यू अपॉन एस क्यू, ऊपर अपॉन नीचे, तो यहाँ पर भी क्या होगा? पी आर अपॉन आर टी, पी आर अपॉन क्या होगा? आर टी होगा। क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ये दो और थ्योरम लगते हैं यहाँ पर, तो इनको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है जी, ठीक है, चलो आ जाओ आगे। मध्य बिंदु प्रमेय, कौन सा प्रमेय? अब पी क्यू और पी आर का क्या है? एस टी मध्य बिंदु है। एस टी पैरेलल है नहीं बोल रहा हूं मैं, पी क्यू का मध्य बिंदु और पी आर का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो ये रेखा की जो लंबाई होगी ना, एस टी की लंबाई, वो क्या होगा? इस क्यू आर के लंबाई का आधा होगा। कब? जब पी क्यू और पी आर का मध्य बिंदु होगा तो ये जो रेखा खिंचाएगी एस टी, वो क्यू आर का क्या होगा? आधा होगा। ये भी ध्यान रखना, पेपर पूछता है। आगे बढ़ो। अब ये पाइथागोरस थ्योरम तो मैं तो कहता हूँ हर चैप्टर में आता ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम बताने की जरूरत है क्या? है ना? पाइथागोरस थ्योरम कौन से त्रिभुज पर लगता है? समकोण त्रिभुज पर लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लगाया जाता है? तो किस त्रिभुज पर लगाया जाएगा? चलिए, अब ये एक और थ्योरम है अर्धक वाला। यहां पर कहा गया है कि आर पी और क्यू एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, इसका क्या है? पी एस अर्धक है। अब ये जो पी टी दिख रहा है वो तो क्या है? लंबवत रेखा है। क्या है वो? पी टी लंबवत रेखा है इसका। यहाँ पर देखो डब्बा दिख रहा है ना, पी टी लंबवत रेखा, हालांकि लिखा भी होगा वो कि क्यू आर का लंबवत रेखा कौन है? पी टी है। तो ये जो आपका यहाँ पर एंगल बन रहा है टी पी एस बीच में,
ये इसका समद्विभाजक है और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो इनके बीच जो कोण बन रहा है समद्विभाजक और परपेंडिकुलर लाइन के बीच, वो कोण के बारे में बता रहा है कि ये जो कोण होगा ना, वो कोण Q और कोण के डिफरेंस का क्या होगा, आधा होगा। तो देखो कोण Q माइनस कोण R अपॉन क्या होगा, हाफ। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, उसी के बारे में बात हो रहा है कि 1/2 कोण Q माइनस कोण का R, ये होगा। क्लियर हो रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंतःकोण समद्विभाजक थ्योरम, कौन सा कोण समद्विभाजक थ्योरम, अगर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लगेगा अभी। अंतःकोण समद्विभाजक बोलेगा, लगाएंगे इसी को। अभी कौन से, किससे लगता है, कौन से रूल से, सिमिलर ट्राइंगल से। किससे लगता है, सिमिलर ट्राइंगल से। इसीलिए सिमिलर ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी थ्योरम के लिए। सिमिलर ट्राइंगल को समझिए बढ़िया से, है ना, आपको अच्छे तरीके से बताया गया है उसको, और आप लोग रिवाइज करिएगा। मेरे बताने से ही आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाएगा, खुद से भी थोड़ा पढ़िए उसको, लिखा हुआ चीज़ मिला हुआ है उसको, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। अंतःकोण होता है, बाह्य कोण भी होता है, लेकिन सवाल आपका आता है अंतःकोण से। किससे आता है, अंतःकोण। मान लेता हूँ P का एक कोण P है, उसको मैंने क्या किया, अंदर में क्या किया हूँ, समद्विभाजित किया हूँ। अंदर में क्या किया हूँ, समद्विभाजित। तो यहाँ पर जो बनेगा वैल्यू ना, वो ऐसे बनेगा, PQ अपॉन PR, नहीं QR होगा ना, PQ अपॉन QR। PQ और ये QR क्यों लिखा है जी, ये PR है, ये क्या है, PR। PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR QS अपॉन SR के बराबर होगा। QS अपॉन क्या होगा, SR के बराबर। अब ध्यान से सुनो, इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। समद्विभाजक किसको किए हो, P को। तो समद्विभाजक बनाने वाली कोण कौन है, समद्विभाजक बनाने वाली, सॉरी, समद्विभाजक कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, भुजा। समद्विभाजक कोण कौन है, P। उस भुजा, उस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, PQ और PR है। इस कोण को कौन बना रहा है, कोण P को PQ और PR बना रहा है ना, PQ और PR बना रहा है। तो समद्विभाजक कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं, ये समद्विभाजक कोण यही हो रहा है ना, इसी को बनाने वाली जो भुजा है, उनका अनुपात समद्विभाजक रेखा द्वारा तीसरे भुजा पर विभाजित किए गए जो अनुपात है, उनके बराबर होता है। इसीलिए ये QR नहीं होगा, ये PR होगा। क्या होगा, ये PR होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, कोणार्धक रेखा जो आ रहा है, वो तीसरी भुजा को क्या करेगा, जिस अनुपात में बांटेगा, वही इनको भुजाएं जो बन रहा है, जिस भुजा से ये कोण, उनके अनुपात के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना, ये PR है, QR नहीं है वो, ठीक है। आगे चलूं मैं अब। बाह्य कोण समद्विभाजक, मैं बोला था कि अंतःकोण भी होता है और बाह्य कोण भी होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अंतःकोण। बाकी बाह्य विभाजन को पढ़ लीजिएगा।